आ गया। So good morning, students. Starting with anatomy of flowering plant, है ना। थोड़ी देर में आपके मैसेजेस मुझे मिलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है? आई थिंक सो परमानेंट टिश्यू स्टार्ट कर दिया था और पैरेन्काइमा कंप्लीट कर लिया है ना। नहीं तो मैं आपको एक ओवरव्यू तो भी दे रहा हूं कि परमानेंट टिश्यू आपने पढ़ा हुआ है। और यस, सो एनाटॉमी में सबसे पहले टिश्यू स्टार्ट किया था और टिश्यू में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट किया था बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड बेस्ड ऑन पोजीशन। उसमें से एक यानी एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम तो बिल्कुल अलग है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, वो तो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होगा। उसके बाद जितने भी टिश्यू हैं वो ओरिजिन के हिसाब से दो हैं, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रोथ के लिए प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सेकेंडरी मेरिस्टम। और पोजीशन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है। पोजीशन के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट थे उनमें एपिकल मेरिस्टम, रूट या शूट के एपेक्स पे, या फिर कोई अगर एक्सिलरी बर्ड है तो वहां पे भी उसकी एक्सिलरी बर्ड पे जो टिप पे आएगा, दैट इज ऑल्सो द एपिकल मेरिस्टम। फिर एक इंटरकैलरी मेरिस्टम था जो यूजुअली नोड पे प्रेजेंट है, हालांकि एक्सेप्शनली आपने पढ़ा था कि वो इंटर नोड पे भी हो सकता है, या पाइनस की लीफ में भी हमने इंटर नोड पे आप कह सकते हैं कि इंटरकैलरी मेरिस्टम पढ़ा हुआ है। और एक हमारा था लेटरल जो प्लांट एक्सिस के साइड में प्रेजेंट था, जिसकी वजह से डायमीटर इंक्रीज हुआ रादर देन लेंथ ऑफ द प्लांट। तो तीन हमने ये पढ़े। फिर जब मेरिस्टम के अंदर डिफरेंशिएशन हो गया तो परमानेंट टिश्यू बन गए। परमानेंट में यूजुअली डिवीजन नहीं होता, और फिर वो दो टाइप के हैं कि वो सारे एक तरीके की सेल से मिलके बने हैं, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जिनमें पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सब चीजें आएंगी, या फिर ये था कि वो एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बने हुए, देन दोज विल बी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें अभी आप जाइलम और फ्लोएम पढ़ोगे। तो बेसिकली हमें 5 पढ़ने हैं टिश्यू परमानेंट में: पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड आफ्टर दैट जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? तो यहां पे मैंने आपको शायद पैरेन्काइमा तक कंप्लीट कर दिया था, अब आपको पैरेन्काइमा से आगे चलना है ना। ओके, सो कौन कौन आ गया है? फरहीन, खुशी, श्लोक, अंशिका, संगीता, सरफराज, हिमांशु, गुंजन, सुब्रो, हर्षित, साक्षी, प्रवीण, खुशी, प्रशांत, हिमांशी, विधि, बरखा, शान्या, कनिका, तान्या, समीर, सबा, शिवानी, शिवानी जैन, दीपांशु, हर्षिता, कौशल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, है ना। सनु 15 लिखा हुआ है। फरहीन, नाज, महनाज, शान्या, प्राची सिंह, गुड मॉर्निंग बेटा। ओके, अब आप मुझसे फटाफट बताइए, आपने पैरेन्काइमा पढ़ लिया था, मुझे थोड़ा सा रिकॉल करा दीजिए, बिकॉज मेरे पास लास्ट स्लाइड नहीं है अभी, हम एक फ्रेश कंटेंट से पढ़ रहे हैं। पैरेन्काइमा कंप्लीट कर दिया था, ये पैरेन्काइमा दिया हुआ है, पेन कहाँ गया? यस, है ना। ओके, सो पैरेन्काइमा में आपने बस जो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि पैरेन्काइमा मेरिस्टम से बना, क्योंकि मेरिस्टम से बना तो पैरेन्काइमा में भी थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है, जैसे ही आपने मेरिस्टम के अंदर पढ़ी थी। पैरेन्काइमा आइसोडायमेट्रिक टाइप की सेल से मिलके बने हुए हैं, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, सिलिंड्रिकल, कुछ भी शेप कंसिडर कर सकते हैं, बट आइसोडायमेट्रिक होंगे। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस, वो भी हमने पढ़ा था कि आप स्पेस प्रेजेंट होगा, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सेप्शन भी देखा था कि जहां सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा आएगा वहां पे स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, लाइक एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, और आगे भी आप पढ़ेंगे। तो सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमा अगर कहीं लिखा है तो कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हो जाएंगे, स्पेसेस आर एब्सेंट। इन अदर केसेस usually spaces are present, so they are characterized by presence of intercellular space. एंड देन फिर हमने फंक्शन की बात की थी, तो फंक्शन में मेन फंक्शन उनका जो है वो फूड को स्टोर करना है, फूड स्टोरेज के लिए वो जाने जाते हैं।
शॉक एब्जॉर्बर आप उन्हें बोल सकते हैं बिकॉज दे आर स्पंज लाइक, तो उन्हें कंप्रेस करके रिलैक्स कर सकते हैं आप। तो प्लांट में कहीं भी रेजिस्ट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ फोर्स, तो वहां पे यूजुअली पैरेन्काइमा ये काम करते हैं। जैसे लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वहां पे भी ये शॉक एब्जॉर्बर का काम कर सकते हैं। इन सम अदर केसेस दे आर मॉडिफाइड फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन, लाइक अगर वो क्लोरोप्लास्ट को डेवलप कर ले जैसा लीफ के मीजोफिल सेल में है, तो उन्हें क्लोरेनकाइमा हमने बोला था। एक्वेटिक प्लांट यानी हाइड्रोफाइट्स के अंदर दो हो सकते हैं उनके रोल। एक तो इंटरसेलुलर स्पेस में अगर एयर फिल हो जाएगा तो वो हल्के हो जाएंगे, बायोन्सी प्रोवाइड करेंगे, एग्जाम्पल में फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, स्पेसिफिकली कॉल्ड एरनकाइमा। और क्योंकि एक्वेटिक प्लांट पूरा पानी के कांटेक्ट में है तो बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल डिके उन्हें रेजिस्टेंस चाहिए, सो दैट रेजिस्टेंस इज प्रोवाइडेड बाय द सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज, तो इसलिए एक म्यूसिलेज पैरेन्काइमा का भी ऑप्शन था। अगर थिन सेल्यूलोज की जगह थिक वॉल्ड सेल्स बन जाएं और कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएं तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड प्रोजेनकाइमा। तो आपने डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशंस भी पैरेन्काइमा के कंप्लीट कर लिए। ओके, अभिषेक, वी हैव फिनिश्ड पैरेन्काइमा, अंशिका ने लिखा था। अभिषेक गुड मॉर्निंग, शिवानी, सबा गुड मॉर्निंग, एंड थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मिंग मी कि हम पैरेन्काइमा कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें कॉलनकाइमा से बेसिकली पढ़ना है, और कॉलनकाइमा में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनके फंक्शंस क्या हैं, हम उनको देखेंगे। पहले मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूं कि हम कॉलनकाइमा कैसे पढ़ेंगे। कॉलनकाइमा को लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोला जाता है ना, अगर हम कॉलनकाइमा की बात करें। एक तो ये लिविंग है बिकॉज जैसे नॉर्मल सेल होनी चाहिए वैसे यहां पे है, बट मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा सेल वॉल का इश्यू आएगा। अगर आपने सेल वॉल जू में पढ़ा है या पहले भी आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी 11th में कि सेल वॉल कैसी होती है कि जब एक सेल डिवाइड करती है, लाइक एक ये सेल है फॉर एग्जांपल, यहां समझ लीजिए, जब ये सेल डिवाइड करेगी तो ये दो सेल बन जाएंगी। तो दो सेल के बीच का जो पार्टीशन होता है, इस पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं? दिस पार्टीशन इज कॉल्ड मिडिल लैमेला। ये क्या कहलाता है? इसको आप मिडिल मतलब बीच में है, लैमेला मींस लेयर, तो मिडिल लैमेला क्या कहलाता है? पार्टीशन बिटवीन टू सेल, दो सेल के बीच का जो पार्टीशन है वो मिडिल लैमेला कहलाता है। अब इसके अंदर एक्चुअली सेल वॉल बनती है। इसके अंदर सेल वॉल बनेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सेल वॉल यहां बनाएंगे। सेल वॉल की सिंथेसिस आपने पढ़ा होगा, दिस इज ऑलवेज इंटीरियर टू द सेल। सेल में सेल वॉल हमेशा अंदर ही बनती है। अगर आप इस सेल के लिए बाहर बनाओगे तो एक्चुअली नीचे वाली सेल के लिए उसके अंदर हो जाएगा। तो यहां सेल वॉल बन गई। अब ये सेल वॉल कौन सी है? ये जो व्हाइट से मैंने बनाई, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ये किसकी होती है? सेल्यूलोजिक होती है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। जैसे पैरेन्काइमा में आपने बनाया, ये पैरेन्काइमा में सेल वॉल कैसी है? थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। अब क्या होगा? एक सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। सेकेंडरी सेल वॉल का मटेरियल मतलब जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज वेरिएबल इन डिफरेंट प्लांट पार्ट, कि सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है। अगर ये सेकेंडरी सेल वॉल बनी है बाई हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ये प्राइमरी के अंदर अब सेकेंडरी बनेगी। सेल वॉल हमेशा अंदर ही बनती है, आप जू में आगे भी पढ़ोगे और नहीं तो अगर आपने पहले से भी पढ़ा है तो सेल वॉल की ग्रोथ हमेशा अंदर की तरफ ही होती है, फिक्स है। ये मिडिल लैमेला थी तो ये अंदर ग्रो कर रहा है, ऐसे ये मिडिल लैमेला है तो ये इसके लिए अंदर ग्रो कर रहा है। तो जो रेड कलर से बना है ये क्या बना दिया मैंने? ये बन गया सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल ये किसकी बन रही है? अगर ये हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी है तो अब ये टिश्यू क्या बन गया? मान लीजिए एक मिडिल लैमेला बना, पार्टीशन, क्योंकि सेल डिवाइड कर रही थी मेरिस्टेमेटिक केस में, कॉन्स्टेंटली डिवाइड करती जा रही है तो मिडिल लैमेला भी होगा और एक थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल भी होगी। तो दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक में आपने डिवीजन रोक दिया, सेल वैसे ही रखा तो पैरेन्काइमा बन गया। थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल है और सेल डिवाइड नहीं कर रहा, बाकी स्पेस प्रेजेंट है, दैट इज डिफरेंट थिंग, तो वो पैरेन्काइमा बन गया।
अब आप प्राइमरी सेल वॉल यानी सेल्यूलोज की वॉल के अंदर एक और सेल वॉल बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। और अगर वो सेल वॉल हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी है, देन उसे हम क्या बोल देंगे, अब ये टिश्यू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि कॉलेनकाइमा के अंदर जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। अब ये सेल वॉल कैसे प्रेजेंट है, दैट इज डिफरेंट, क्योंकि मैंने जो डायग्राम बना दिया उसमें तो मैंने एक रेड कलर की पूरी लाइन बना रखी है, एक कंप्लीट लाइन की फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस में ये केस बनेगा, जैसे डायग्राम एनसीईआरटी का है कि लाइक ये अगर टिश्यू है हेक्सागोनल टाइप का उन्होंने बना रखा है, मान लेते हैं ये कॉलेनकाइमा का टिश्यू है, तो ये तो मिडिल लैमेला बन गया। फिर आप मिडिल लैमेला के अंदर आपको बनाना है, तो आप इसके अंदर मान लीजिए मैं किसी एक में बना रहा हूं लाइक दिस, कि यहां पे ये व्हाइट कलर से हमने एक लाइन बना दी। सो दिस विल बी द प्राइमरी सेल वॉल, PCW लिख रहा हूं, ये सेल्यूलोज की हो गई, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केस में क्या होता है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है वो केवल कॉर्नर पे बनती है, ये जो कॉर्नर है ना केवल यहां बनेगी, दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ लेयर, लेयर पे ना होके ये कॉर्नर्स की फॉर्म में बनेगी। तो कॉर्नर जो है वो थिक हो जाएंगे, इनको बोला जाता है थिक। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आएगा। ऐसे अगर ये सेल है तो यहां पे ये कॉर्नर्स पे बनेगा केवल, तो ये कहलाती है सेकेंडरी सेल वॉल थिकनिंग्स, यूजुअली एट द कॉर्नर। और ये रेड कलर का मटेरियल क्या है, दैट मटेरियल इज सेम जो हमने लिखा हुआ है, विच इज हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, है ना। ये पूरी जो टिश्यू होगा उसमें केवल कॉर्नर पे, हालांकि जरूरी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केस में जब सेल वॉल बनती है तो सेकेंडरी सेल वॉल तो वो इसी तरीके से बनती है ना। ये अब ये क्या बन गया, ये है वही, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल थिकनिंग है ये, यूजुअली एट द कॉर्नर। तो ये कॉलेनकाइमा का कैरेक्टरिस्टिक है। अंदर लिविंग सेल होगा, लाइक अंदर साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एवरीथिंग इज देयर। सेल लिविंग है, बट सेल में कॉर्नर्स पे सेकेंडरी सेल वॉल का मटेरियल क्या होगा, दैट इज सेम, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। तो सेकेंडरी सेल वॉल का मटेरियल जब कॉर्नर पे डिपॉजिट हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉलेनकाइमा बन जाएगा। ये कॉलेनकाइमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द केस में नहीं होता है। एक्चुअली कॉलेनकाइमा के टाइप हमारे सिलेबस में नहीं है। कॉलेनकाइमा 3 टाइप का होता है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी में दिया है। बेसिकली जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर, क्योंकि ये एंगल्स पे प्रेजेंट है, ये कहलाएगा एंगुलर कॉलेनकाइमा। हालांकि ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि आपको बाकी के टाइप पढ़ने ही नहीं है। जो मैंने ऐसे बना दिया कि अगर ये पूरी लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, रादर देन कॉर्नर पे थिकनिंग हो, पूरी सेल के अंदर एज ए लेयर हो, तो लेयर को लैमिली बोलते हैं, तो ये बन जाता है लैमिलर कॉलेनकाइमा। लेकिन आपको ये टाइप्स पढ़ने नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, जो भी है दैट इज बेसिकली कॉलेनकाइमा, और उसको आप अगर डिटेल में पढ़ोगे तो वो कहलाएगा एंगुलर कॉलेनकाइमा, जो मेजॉरिटी ऑफ द केस में होता है। मैक्सिमम प्लांट में अगर कॉलेनकाइमेटस टिश्यू होगा तो सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन उनके कॉर्नर्स पे होता है। जब उनके कॉर्नर्स पे होगा तो वो क्या बनाएगा, एंगुलर कॉलेनकाइमा। अगर वो पूरी लेयर की फॉर्म में बने, जैसे आपको सेल में सेल वॉल पढ़ाने के टाइम पे बताया जाएगा कि चलो एक प्राइमरी सेल वॉल के अंदर एक सेकेंडरी सेल वॉल बन गई विच इज मेड अप ऑफ हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, तो वो लाइन में आप बना दोगे, लाइन से बन जाएगा, लैमिली बन जाएगा, तो लैमिलर कॉलेनकाइमा बन जाएगा। तो ये 2 टाइप हो गए। एक और टाइप का भी होता है, वो भी एग्जिस्ट करता है। सो कॉलेनकाइमा का कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल आ गई बिकॉज ऑफ हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, जिसका डिपोजिशन मेजॉरिटी ऑफ द केस में कॉर्नर पे हुआ। तो वर्ड या बुक में स्टेटमेंट दिया है कि सेल वॉल की थिकनिंग्स बनेंगी, सेकेंडरी सेल वॉल थिकनिंग्स यूजुअली एट द कॉर्नर। ये कॉलेनकाइमा का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। प्राइमरी सेल वॉल एज यूजुअल जो सेल्यूलोज की है वैसी की वैसी रहेगी, है ना। तो ये अब इनमें जहां तक स्पेस की बात है कि क्या इनमें स्पेस होंगे, तो जो इंटरसेलुलर स्पेस की बात हो रही थी,
जो पैरेन्काइमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, दे आर यूजुअली एब्सेंट, क्योंकि कॉर्नर वाली जब आप सेल बनाएंगे तो स्पेस होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज, बट इंटरसेलुलर स्पेस क्या होंगे, ये यहां पे मोस्ट ऑफ द केस में, मेजॉरिटी ऑफ द केस में नहीं होंगे। तो ये याद रखना है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस आर यूजुअली एब्सेंट। क्लियर, दो चीजें हो गई, एक तो सेकेंडरी सेल वॉल बन गई हेमीसेल्युलर पैक्टिन की, मोस्ट ऑफ द केस में एट द कॉर्नर है, और दूसरी चीज कि इनमें जो स्पेसेस बनाए हैं इंटरसेलुलर स्पेस वो एब्सेंट होंगे। राइट, ओके। किसी ने कुछ पूछा, सरफराज ने लिखा था सर प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी इसी वजह से होती है क्या? ये डिपेंड करता है कि प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी किस वजह से है। फ्लेक्सिबिलिटी का कॉज अलग अलग हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे है, अगर ये क्वेश्चन होता तो आंसर ही आ जाएगा। जैसे अभी हम बुक में देखेंगे कि कॉलनकाइमा कहां प्रेजेंट है, तो आपने मॉर्फोलॉजी में मान लीजिए एक लीफ बनाया हुआ है, एक लीफ यानी एक लेमाइना का जो वेट है वो बेसिकली पीटियोल के बेस पे पड़ता है। हवा चलती है लेकिन लीफ तो नहीं टूटती, आंधी तूफान आता है तब भी लीफ नहीं टूटती, तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ कॉलनकाइमा, क्योंकि वो लीफ के बेस पे प्रेजेंट है और पूरे लीफ का वेट सस्टेन कर सकता है। अगर वहां नेचर ने पैरेन्काइमा दिया होता तो शायद हवा चलती और लीफ टूट जाती है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज ऑफ कॉलनकाइमा, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। बट ये कहां पे है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, कि जैसे हमने लिखा है कि लीफ के बेस पे कॉलनकाइमा होता है, तो ये आपको, क्योंकि आगे आप फाइबर्स, जैसे मोनोकॉट के अंदर कुछ फाइबर्स हैं वो भी फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, बट फाइबर तो स्क्लेरेन्काइमा होता है, इसके बाद आप पढ़ोगे तो वहां तो कॉलनकाइमा की बात नहीं आएगी। तो ये वेरिएबल हो जाएगा कि हम इसको कहां पे कंसिडर कर रहे हैं, है ना। हाँ सर लीफ में पूछ रहा हूं, अगर लीफ में पूछ रहे हैं तो आंसर आपका ठीक है। सरफराज ने अगर लीफ के रिस्पेक्ट में पूछा है तो दैट इज द राइट आंसर, कि लीफ में जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है कि लीफ एक बेस से जुड़ी हुई है और फ्रीली स्विंग कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस चाहिए वो कॉलनकाइमा प्रोवाइड करेगा। क्लियर, तो ये कॉलनकाइमा का डिस्क्रिप्शन हो गया। और अगर आप इनके फंक्शंस की बात करें कि कॉलनकाइमा कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, तो वो सब चीजें आ सकती हैं। कॉलनकाइमा का फंक्शन अभी मैंने आपको लिखा इन शॉर्ट कि ये मैकेनिकल टिश्यू है, लिविंग है, सेल्स आर लिविंग, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो इन्हें आपने लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का नाम दे दिया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे आपकी बुक में अभी पढ़ेंगे हम, यूजुअली एट द बेस लिखा हुआ है ऑफ लीफ, ये हो गया। तीसरा केस क्या है, बेस का मतलब पीटियोल पे, है ना, अभी इसको आप एनसीईआरटी से देखोगे तो पीटियोल भी लिखा होगा। तीसरा क्या है कि ये भी क्लोरोप्लास्ट को डेवलप कर सकते हैं, तो अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, इफ हैज क्लोरोप्लास्ट, तो ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, फोटोसिंथेटिक इन फंक्शन हो जाएगा, तो ये इनका एक काम हो गया। इसके अलावा आगे आप कैम्बियम जब पढ़ोगे तो ये फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम वहां पे इंपॉर्टेंट है। कॉर्क कैम्बियम का जो ओरिजिन है वो कॉलनकाइमा से होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे इस बात को। इसी तरीके से डाइकॉट का जो स्टेम होता है, डाइकॉट के स्टेम में जो हाइपोडर्मिस आप पढ़ेंगे दैट इज ऑल्सो ऑफ कॉलनकाइमा, कॉलनकाइमेटस इन ओरिजिन। तो डाइकॉट के स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो भी कॉलनकाइमा से बनती है, और हाइपोडर्मिस क्योंकि कॉलनकाइमा से बनी तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, है ना, बिकॉज जहां कॉलनकाइमा है वहां आप मान सकते हैं कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी, लिविंग के साथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। तो सर जब लीफ ड्राई हो जाती है तो कॉलनकाइमा का क्या होगा? ड्राई होने का मतलब तो डेथ हो गई बेटा, अगर लीफ ड्राई हो गई है तो इसका मतलब वो डेड हो चुकी है, डेड हो गई तो फिर टिश्यू तो ना रहेगा, ये तो लिविंग चीज है, तो डेथ होने के बाद तो कोई सेल ही नहीं रही, वो टूट गई एक टाइम के बाद, है ना। जैसे जैसे सेल्स टूटती जा रही हैं वैसे वैसे हो जाएगा। जैसे कई बार क्या होता है कि पत्ती पीली पड़ गई, कोई भी लीफ येलो हो गई, लाइक मनी प्लांट सबके घर में लगा होता है, अगर वो येलो है बट अभी अपने आप डिटैच नहीं हुई है, येलो है तो इसका मतलब लिविंग है, थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस नॉट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल बट बिकॉज ऑफ येलो पिगमेंट हो रही होगी। एक टाइम ऐसा भी आता है कि मनी प्लांट की लीफ को हल्का सा टच करो तो टूट के गिर जाएगी, हल्का सा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो फोर्स आपने लगाया, सम लिविंग टिश्यू इज स्टिल लेफ्ट बट आपने फोर्स लगा दिया उससे ज्यादा,
जितना रजिस्ट करने के लिए टिश्यू है उससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे, टूट जाएगी। और अगर आप कुछ मत करिए तो एक टाइम के बाद वो ब्राउन होके अपने आप टूट जाएगी, बिकॉज जब सारे टिश्यू ही खत्म हो गए, सारी सेल्स की ही डेथ हो गई, तो फिर वो जुड़ी कैसे रहेगी। पीटीओल पे जब कोई अटैचमेंट के लिए टिश्यू या सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा अब, तो अपने आप वो डिटैच हो जाएगी। तो इसका मतलब है लीफ ड्राई हो गई तो अपने आप टूट के गिर गई, तो फिर टिश्यू का एग्जिस्ट होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। क्लियर? तो हमने 2 पेज में ये पढ़ा। अगर आप इसको कॉलन काइमा को बुक के हिसाब से देखेंगे, ये बुक का डायग्राम आपकी बुक में है, आप इसको यहां से भी देख सकते हैं। ये आपको कॉर्नर्स पे दिखाई दे रहा है, थिकेंड कॉर्नर आएंगे, है ना। ये यही कॉलन काइमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हालांकि ये केवल एक टाइप का है। अभी मैंने लिखा कि दिस इज कॉल्ड एंगुलर कॉलन काइमा, लेकिन ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है और ना ही आपसे पूछा जाएगा। इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको ये माइंड में होना चाहिए कि अच्छा ये सब जगह नहीं होता, मेजॉरिटी ऑफ द केस में है। बाकी लिविंग है तो प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेल वॉल, ये सारी बातें आएंगी ही आएंगी। कॉर्नर्स थिक होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहां मिलेगा, बिलो एपिडर्मिस लिखा हुआ है, तो बिलो एपिडर्मिस का मतलब हाइपोडर्मिस हो गया। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस के नीचे आती है ना। तो अभी हम हाइपोडर्मिस के हिसाब से पढ़ेंगे। अनइवनली थिकन सेल वॉल है। अनइवन का मतलब ये भी नहीं कि एक कॉर्नर पे जितनी थिकनेस है उतनी हर जगह मिलेगी आपको, अलग अलग केस में अलग अलग पॉसिबिलिटी है। तो ये क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक चीज क्या होगा यहाँ पे, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज पहले से था, अब हेमी सेलुलोज और पैक्टिन यहाँ पे ऐड हो गया। सेल का शेप कुछ भी हो सकता है, ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगी, है ना। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो एसिमिलेशन मतलब फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है ना। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब ये यूजुअल है, नॉट ऑलवेज, दे आर यूजुअली एब्सेंट। मोस्ट ऑफ द केस में यहाँ पे स्पेसेस नहीं होंगे, बट देयर आर फ्यू केसेस जहां पे स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो स्पेस वाला एंगल ऑप्शनल है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या हो गया, प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, ये मेंशन हो गया। अब जैसे आपने पूछा ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, लाइक यंग स्टेम है, पीटीओल है लीफ का, ये बाकी फंक्शन में देखेंगे तो कॉर्क कैम्बियम बनाना, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस देना, फ्लेक्सिबल है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी देना, सो दैट प्लांट आसानी से उस फोर्स को रेजिस्ट कर सके। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी तो फोर्स को रेजिस्ट किया जा सकता है ना। तो ये कॉलन काइमा के बारे में था। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए यही सेकेंडरी सेल वॉल जो अभी हमने हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की बनाई, चाहे आपने कॉर्नर्स पर डिपोजिशन किया हो या पूरी लेयर की फॉर्म में किया हो, अगर यही केस, यही सेकेंडरी सेल वॉल हम बनाए लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, इनमें से किसी भी एक चीज की, तो क्या बन जाएगा, स्केलेरन काइमा बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल ही। बिकॉज जब आप सेल वॉल पढ़ोगे सेल में तो वहां पे ये बात आएगी कि सेल वॉल प्राइमरी है, सेकेंडरी है। रेयर केस में जिम्नोस्पर्म में ऐसा होता है कि वहां टर्शरी सेल वॉल भी बनती है, बट वो आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा। मैंने बोला तो शायद आप उसको रिकॉल कर पाए कभी। अदरवाइज टर्शरी सेल वॉल के बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिलेगा आपको अपने लेवल की बुक्स में। प्राइमरी और सेकेंडरी दो मिलेंगी, और सेकेंडरी सेल वॉल किस चीज की है उसके अकॉर्डिंगली टिश्यू दो हो गए। अगर सेकेंडरी सेल वॉल हेमी सेलुलोज और पैक्टिन की है तो बन गया कॉलन काइमा। अगर सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन में से किसी एक चीज की है तो बन जाएगा स्केलेरन काइमा। अगर आप दोनों की स्ट्रेंथ को देखोगे तो हेमी सेलुलोज और पैक्टिन सॉफ्ट कंपोनेंट होते हैं, लिग्निन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू दीज हार्ड कंपोनेंट्स हैं। तो जब लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन की बनेगी तो रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ और ज्यादा आ जाएगी। एक ये भी रिमार्केबल चेंज आएगा कि कॉलन काइमा लिविंग है, दे हैव प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस, सब कुछ प्रेजेंट है। जब स्केलेरन काइमा बनेगा तो सेल की डेथ हो जाती है। बेसिकली जब स्केलेरन काइमा बनता है एट मैच्योरिटी तो वहां पे सेल के नाम पे कुछ है ही नहीं सिवाय सेल वॉल के। हम फिर भी उसको टिश्यू बोल रहे हैं क्योंकि वो बनने के टाइम पे लिविंग था, बट जब बन जाएगा तो उसमें अंदर का सारा प्रोटोप्लाज्म खत्म हो चुका होगा और केवल रह जाएगा सेकेंडरी सेल वॉल, वो भी लिग्निन की, और उसके अलावा कोई कंपोनेंट उस टिश्यू के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इट कंसिडर्ड एज ए टिश्यू बिकॉज डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से वो लिविंग था, हालांकि मैच्योरिटी पे आके वो डेड हो जाता है। तो डेड हो गया और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो स्केलेरन काइमा को आप कॉमनली क्या बोल सकते हो, डेड मैकेनिकल टिश्यू बोल सकते हैं, राइट। तो अभी हम स्केलेरन काइमा पे मूव करते हैं कि स्केलेरन काइमा में क्या चीज आएंगी, है ना। ये कॉलन काइमा हो गया। नाउ
स्क्लेरेन्काइमा अपने हिसाब से पहले देखते हैं, फिर जो है एनसीईआरटी से हमें चीजें समझनी है वो देखेंगे, है ना। नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा, है ना। ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है, दिस इज कॉल्ड डेड मैकेनिकल टिश्यू, है ना। यहां इंटरसेलुलर स्पेसेस कंप्लीटली एब्सेंट है, पूरी तरीके से नहीं है। पैरेन्काइमा में मोस्टली प्रेजेंट था, है ना। कोलेनकाइमा में मोस्टली प्रेजेंट नहीं था। स्क्लेरेन्काइमा में स्पेस कंप्लीटली एब्सेंट है, होते ही नहीं है ना। कंप्लीटली एब्सेंट का मतलब है सेल्स आर ऑलवेज कॉम्पैक्टली अरेंज, है ना, ये बात आ जाएगी। और जहां तक है सेकेंडरी सेल वॉल की, तो सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनेगी यहाँ पे, या तो ये लिग्निन की होगी जो कॉमन है, या फिर ये क्यूटिन की होगी, या फिर ये सुबेरिन की होगी। ये ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर आपको इन तीनों में से चूज करना हो तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस सुबेरिन में होगा, उससे कम क्यूटिन में, उससे कम लिग्निन में, उससे कम हेमीसेलुलोज और पैक्टिन में, उससे भी कम सेल्यूलोज में। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू केमिकल नेचर ऑफ द सेल वॉल हम लिख सकते थे, है ना। सरफराज, सर नट्स के सीड कोट में स्क्लेरेन्काइमा होते हैं क्या? अभी हम देखते हैं, नट्स के सीड कोट में होते तो हैं ही, खैर आपका आंसर मिल जाएगा आपको। फिलहाल तो यस है, और बाकी हम अभी देखेंगे कि वो क्या है बेसिकली, है ना। अभी तो हम एक टिश्यू के हिसाब से देख रहे हैं, तो कैसा है ये, डेड है। एक तो अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, स्पेस कंप्लीटली एब्सेंट है। सेकेंडरी सेल वॉल जो बनेगी वो लिग्निन, सुबेरिन या क्यूटिन में से किसी एक चीज की बन जाएगी। मोस्ट ऑफ द केस में किसकी होती है, लिग्निफाइड, है ना। जैसे जैसे लिग्निन का प्रोपोर्शन बढ़ेगा एज के हिसाब से, प्लांट 5 साल का है, फिर 10 साल का हुआ, और इन 5 सालों में केवल लिग्निन का डिपोजिशन ही हुआ और कुछ नहीं, क्योंकि डेड है तो डिवाइड तो करेगा नहीं, स्क्लेरेन्काइमा डिवाइड नहीं कर सकता। एक पैरेन्काइमा ही एक स्क्लेरेन्काइमा में चेंज होता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परसों कि पैरेन्काइमा को प्रिकर्सर ऑफ ऑल लिविंग टिश्यू बोलते हैं। तो पहले पैरेन्काइमा ही बनेगा, उससे क्या बन जाएगा, डेथ होने के बाद स्क्लेरेन्काइमा। तो डे बाय डे क्या होगा, लिग्निन का डिपोजिशन बढ़ता चला जाएगा। तो जितना ज्यादा लिग्निन होगा, ऑब्वियस है कि उतना ज्यादा स्ट्रेंथ आती चली जाएगी, है ना, ये आएगा। तो अगर आप इसको ट्रांसफर सेक्शन में देखोगे, देन स्क्लेरेन्काइमा ऐसे दिखाई देगा। सेल्स तो कॉम्पैक्टली अरेंज है, लाइक ये सेल्स बनी है, आप इस तरीके से कोलेनकाइमा को इमेजिन कर सकते हैं। ये मान लीजिए मैंने मिडिल लैमेला बना दिया। जब टिश्यू डेड हो जाता है तो उसमें सेल वॉल प्राइमरी वाली एग्जिस्ट करती भी है सेल्यूलोज की, तो वो ना के बराबर। तो अगर आप सेल्यूलोज की सेल वॉल बना भी रहे हैं तो लेयर की फॉर्म में ये प्रेजेंट होगी, है ना। तो इस तरीके से ये प्राइमरी सेल वॉल अगर प्रेजेंट है, हालांकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ये खत्म हो जाएगी, है ना। रह क्या जाएगा यहाँ पे, रह जाएगा सिर्फ इसमें स्क्लेरेन्काइमा में जो इसका मेन रोल है। मेन क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे डिपोजिशन किसका होगा, दिस इज ओनली ऑफ लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन। और टाइम के हिसाब से ये डिपोजिशन बढ़ता जाएगा, तो अंदर जो जगह है वो कम होती चली जाएगी, है ना। दे लुक्स लाइक दिस, ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये डिपोजिशन अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से, है ना। ये मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन में बनाया है ना। तो ये बेसिकली सेकेंडरी सेल वॉल है जो लिग्निन की बनी हुई है ना। स्पेसेस बिल्कुल खत्म हो गए और ये डेड है, अंदर कुछ नहीं है। अंदर जो भी है इसे क्या बोलते हैं, इसे ल्यूमेन यानी स्पेस, कैविटी, खाली है ये। इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए था वो एग्जिस्ट नहीं करता, प्रोटोप्लाज्म की डेथ हो चुकी है। तो केवल ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। सो दिस इज कॉल्ड स्क्लेरेन्काइमा, है ना। इसको अगर आप लंबाई में देखोगे तो क्या आपको दिखाई देगा, लंबाई में ये दो अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे। या तो ये इस तरीके से होंगे लेंथ वाइज, इनकी लंबाई इनकी चौड़ाई से ज्यादा है ना। और ये डिपोजिशन हो गया, इनमें दरारें होंगी, दे आर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ पिट्स। पिट्स का मतलब क्या है, गैप।
इस तरीके से। यहाँ पे टिश्यू टूटा टूटा सा दिखाई देगा आपको, इवन यहाँ पे भी ये क्रैक्स पड़े हुए हैं इस तरीके से। सो दीज आर कॉल्ड पिट्स, गैप है ये बेसिकली, है ना। और अगर आपने इसको, एक ऐसे भी हो सकता है ये, अब यहां पे क्या है, यहां पे जो गैप है, मतलब यहां पे जो लिग्निन का डिपोजिशन है वो यूजुअल से ज्यादा है, तो दरारें तो यहां भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये नॉर्मल से ज्यादा है, इनकी लंबाई इनकी चौड़ाई से कहीं ज्यादा है, ऐसे इमेजिन कर लीजिए आप। पिट्स यहां भी हैं, दीज आर पिट्स, है ना, दोनों जगह। ये क्या कहलाता है, पहला वाला अभी हम पढ़ेंगे कि ये दो टाइप का होता है, वन इज कॉल्ड फाइबर, अदर वन इज कॉल्ड स्क्लेरीड। तो पैरेन्काइमा, ये सॉरी स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप का है, वन इज कॉल्ड फाइबर, अदर इज कॉल्ड स्क्लेरीड्स। फाइबर और स्क्लेरीड्स में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, एक तो लंबाई चौड़ाई का, फाइबर की लेंथ उसकी विड्थ से कहीं ज्यादा है ना, जबकि स्क्लेरीड्स में क्या है, उसकी जो विड्थ है उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। दोनों का मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है, दोनों का, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल, दोनों का ट्रांसवर्स नहीं बना हुआ, ये तो एक अलग डायग्राम था, ये तो आपने टीएस बनाया हुआ है, दिस इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन इन जर्नल। अब अगर आपने ये बनाया तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, और ये भी जो बना हुआ है ये भी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। आप लंबाई में कट करोगे सेल को तो सेल एक्चुअली लेंथ वाइज ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है उसकी विड्थ कम है तो बन गया फाइबर, और अगर लेंथ कम है और विड्थ ज्यादा है तो बन गया स्क्लेरीड। दोनों का ये एलएस बना हुआ है। स्क्लेरेन्काइमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ पिट्स, दोनों में दरारें होती हैं। जैसे आप मान लीजिए क्या करिए कि एक पेन है, फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन अंदर से खाली होगा, इसकी रिफिल निकाल दीजिए तो ये एक ट्यूब के जैसा दिखाई देगा आपको। बस आपको क्या करना है, इस पे दरारें बनानी है, क्रैक्स बनानी है, और फिर ये अंदर से पूरा खाली है। अब अंदर से खाली है तो ठीक है, अंदर जो मूव करना चाहे कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे क्रैक्स पड़े होंगे तो जो लिक्विड अगर अंदर मान लीजिए फ्लो हो रहा है तो वो साइड में भी जा सकता है, बिकॉज अगर क्रैक्स हैं तो लीकेज हो सकता है। तो साइड में जो चीजों का ट्रांसपोर्ट होना है कि सर अगर कुछ यहां से यहां जाना चाहे तो कैसे जाएगा, तो ये पिट्स के थ्रू, मान लीजिए कोई चीज यहां से यहां जानी है तो ये ऐसे साइड में अगर यहां जानी है तो इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो इन दरारों से बाहर आ सकती है ना। ऐसे यहां पे भी कोई चीज अगर यहां जानी है तो ये जा सकती है। तो पिट्स का काम क्या है कि ये साइड में, मतलब लेटरल चीजों को अगर कंडक्ट करना होगा तो उसमें रोल उसका प्ले कर सकती है ना। और सेल के नाम पे या टिश्यू के नाम पे बेसिकली क्या है, दैट इज अ रेड सेक्शन विच इज लिग्निफाइड सेल वॉल, केवल लिग्निन के अलावा और कुछ नहीं है। यहां ये भी देख सकते हो आप डायग्राम में कि लिग्निन का डिपोजिशन स्क्लेरीड में ज्यादा है एज कंपेयर टू फाइबर। अगर दोनों ही एलिमेंट मान लीजिए आज बने और 5 साल बाद अगर आप एक फाइबर को और एक स्क्लेरीड को देखोगे तो स्क्लेरीड के अंदर आपको जो है वो लिग्निन ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू फाइबर। सेम टाइम से स्टार्ट करना है तो इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ किस में ज्यादा हो जाएगी, फिर स्क्लेरीड्स में ज्यादा हो जाएगी, है ना। फाइबर से ज्यादा स्ट्रेंथ किस में आ जाएगा, स्क्लेरीड में आ जाएगा। तो स्क्लेरेन्काइमा दो टाइप के हो गए, एक फाइबर एक स्क्लेरीड। बेसिक डिफरेंस क्या लोगे, फाइबर की लेंथ ज्यादा है विड्थ के कंपैरिजन में, स्क्लेरीड की विड्थ ज्यादा है लेंथ के कंपैरिजन में, पहला। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट ये आएगा कि फाइबर में अगर आप देखोगे तो एक जो कैविटी आपको मिलेगी वो ज्यादा, मतलब उसकी लंबाई के हिसाब से देखोगे तो कैविटी चौड़ी है वो, क्योंकि स्क्लेरीड्स में डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता जा रहा है तो जो ल्यूमेन है अंदर जो स्पेस है वो नैरो होता चला जाएगा। तो एक ये आ जाएगा। और तीसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा, थर्ड डिफरेंस ये आ जाएगा कि फाइबर के अंदर आपको जो वो लिग्निन है वो कम मिल रहा है और स्क्लेरीड के अंदर जो लिग्निन है वो ज्यादा मिल रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि फाइबर और स्क्लेरीड्स में कि लिग्निफाइड यानी लिग्निन का जो डिपोजिशन है वो किस में ज्यादा है, तो वो स्क्लेरीड्स में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फाइबर।
इट मीन्स कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा कौन देगा, स्क्लेरिड देंगे। तो ये स्क्लेरन कायमा के दोनों टाइप के बारे में हो गया। अब ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं इसको भी हम देखते हैं, है ना। सरफराज ने क्या पूछा हुआ है, शेप एंड स्ट्रेंथ हो गया। सर पिट्स के थ्रू मोस्टली कौन सा सब्सटेंस ट्रेवल करेगा, ये डिपेंड करता है कि इस फाइबर के अंदर एक्चुअली है क्या। जो भी चीज होगी वो अगर डिफ्यूज करना चाहे तो कर जाएगी। ऐसा काम नहीं है कि इस स्क्लेरन कायमा का काम कंडक्शन करना हो, कंडक्शन करना काम जाइलम फ्लोएम का है। बट अगर कुछ मूव करना चाहे तो कर सकते हैं ना, दैट इज इंपॉर्टेंट कि अगर हम चाहें तो जा सकता है। बट प्लांट में नॉर्मल कंडक्शन होगा उसके लिए तो जाइलम फ्लोएम होगा, वो बात आपको यहां अप्लाई नहीं करनी। ये इसलिए दिखाया गया कि पिट्स की वजह से चीजों का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। अगर कोई चीज एक फाइबर के अंदर है और बराबर में दूसरा फाइबर है, एक में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा एक में कॉन्सेंट्रेशन कम, तो जैसा आप पढ़ते हैं कि डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। तो पिट्स में जो भी पिट्स के थ्रू क्या है कि चीजें मूव कर सकती हैं और करती हैं, दोनों बातें अलग अलग है। क्योंकि मूवमेंट जिन चीजों का होता है वो एक्चुअली जाइलम फ्लोएम से होता है। जाइलम फ्लोएम आप कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यू में पढ़ोगे, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। ऑप्शनल है, यस सरफराज ने लिखा। ऑप्शनल का मतलब ये कि डिपेंड करेगा कि अगर किसी प्लांट के अंदर ये बात आती है कि चीजों का मूवमेंट हो तो वो मूवमेंट आप देख सकते हैं, है ना। अब हम अलग अलग करके देखते हैं कि फाइबर और स्क्लेरिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल इनके फंक्शन क्या है और इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनको भी देख सकते हैं। फाइबर और स्क्लेरिड, ये रहा हमारा स्क्लेरन कायमा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप इसको भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देखेंगे तो यस दिस वन इज फाइबर। ये देखिए यहाँ पे ये पिट्स प्रेजेंट है, ये जो दरारें हैं ये पिट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये पिट्स हो गई है ना, क्लियर। अगर यहां देखेंगे तो ल्यूमेन यहां भी है, यहां भी है। ल्यूमेन कम कहां पे है, यहाँ ये नैरो ल्यूमेन है, क्योंकि यहां डिपोजिशन जो ये पिंक कलर का आप देख रहे हो स्क्लेरिड में वो ज्यादा है, तो ये लिखा है थिक सेल वॉल। जो लिग्निन है वो स्क्लेरिड के अंदर ज्यादा होगा, है ना। और यहाँ के कंपैरिजन में ये भी थिक सेल वॉल लिखा हुआ है, लेकिन दोनों को जब कंपेयर करोगे तो ज्यादा कहाँ आएगा, डेफिनेटली स्क्लेरिड्स के अंदर आएगा, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि दोनों को कंपेयर करने में डिपोजिशन ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, वो स्क्लेरिड के अंदर आ रहा है, क्लियर। अगर आप इसको डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये लॉन्ग है, नैरो है, पतले पतले आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। नॉर्मल केस में जो डिपोजिशन है वो किस चीज का है, लिग्निन का प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिग्निन का होना जरूरी है, लिग्निफाइड सेल वॉल होंगी। फ्यू और न्यूमरस, ये डिपेंड करता है कि पिट्स प्रेजेंट होंगी। एंड पॉइंटेड भी हो सकता है, ब्लंट भी हो सकता है। काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। इस स्क्लेरन कायमा को भी हमने लिखा कि ये डेड होते हैं विदाउट प्रोटोप्लास्ट, तो ये डेड मैकेनिकल टिश्यू कहलाते हैं। इनका फंक्शन, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, डेवलपमेंट, ये सब के हिसाब से ये दो टाइप के हैं, वन इज कॉल्ड फाइबर, अदर वन इज कॉल्ड स्क्लेरिड्स। तो बेसिकली ये दो टाइप के हो गए, स्क्लेरिड्स और फाइबर, क्लियर। अब अगर आप फाइबर को देखें तो हमने बना ही लिया डायग्राम, नैरो, लॉन्ग, थिक वॉल्ड, इलॉन्गेटेड। इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंटेड है। फाइबर हमेशा आपको पॉइंटेड ही नजर आएगा, ऊपर भी एक पॉइंट है, नीचे भी एक पॉइंट है ना। अलग अलग प्लांट में अलग अलग ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। स्क्लेरिड्स को अगर आप देखोगे तो ये कैसे, स्फेरिकल, ओवल, सिलिंड्रिकल, हाईली थिकेंड है। अगर एज कंपेयर टू फाइबर देखोगे तो स्क्लेरिड्स में आपको जो है वो थिकनिंग ज्यादा मिलेगी। अभी मैंने आपको बताया कि इनमें जो कैविटी है जो नैरो है, ये अंदर का जो स्पेस है वो कम रह जाएगा, बिकॉज लिग्निन का डिपोजिशन अंदर ही होगा। अभी हमने समझाया आपको कि जब भी सेल वॉल ग्रो करेगी तो सेल वॉल हमेशा अंदर ही ग्रो करती है, इट इज ऑलवेज इंटीरियर टू द सेल, टुवर्ड्स प्रोटोप्लाज्म ही डिपोजिशन होगा। अब क्योंकि अंदर प्रोटोप्लाज्म खत्म हो गया तो अंदर जगह खाली हो गई, तो जितने इसमें लिग्निन बढ़ता चला जाएगा उतनी ही स्ट्रेंथ ज्यादा आती जाएगी। तो अगर एक फाइबर को एक स्क्लेरिड से कंपेयर करोगे तो स्क्लेरिड्स के अंदर आपको कैविटी नैरो मिलेंगी, बिकॉज यहाँ पे लिग्निन ज्यादा है। लिग्निन ज्यादा है तो कैविटी नैरो हो जाएगी, लिग्निन कम होगा तो कैविटी ब्रॉड हो जाएगी। ये कंपैरेटिव है, ये हमेशा याद रखिएगा कि हम यहाँ पे फाइबर को स्क्लेरिड से कंपेयर कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि फाइबर सर पतला है तो वहां पे तो नैरो कैविटी होनी चाहिए, और स्क्लेरिड तो चौड़ा सा दिखाया है तो उसमें तो कैविटी बड़ी आएगी। तो यहाँ पे ये देखना है कि मैंने आपको क्या बताया कि दोनों अगर सेम टाइम से बने, एक फाइबर आज बना और एक स्क्लेरिड आज बना, अब 5 सालों बाद जब आप देखोगे इसे तो लिग्निन का डिपोजिशन जो है वो कंपैरेटिव देखना है कि 0 था,
5 ईयर्स के बाद लिग्निन कितना डिपॉजिट हुआ इन फाइबर, 0 पे कैविटी का डायमीटर क्या था और 5 साल के बाद फाइबर में कैविटी का डायमीटर क्या है। ऐसे ही स्क्लेरिड में देखना है कि 0 यानी आज के दिन पे स्क्लेरिड में कैविटी का डायमीटर क्या है, ल्यूमेन का डायमीटर क्या है और लिग्निन का डिपोजिशन कितना है, और 5 साल के बाद जब आप जाओगे तब कितनी कैविटी रह जाएगी और लिग्निन कितना ज्यादा हो जाएगा। तो जब आप ये डेटा कंपेयर करोगे तब इस बात को समझ पाओगे कि एज कंपेयर टू फाइबर स्क्लेरिड में लिग्निन ज्यादा डिपॉजिट हुआ और इसलिए कैविटी उसकी कंपैरेटिवली नैरो हो गई। तो नैरो कैविटी या ल्यूमेन वाले, क्योंकि ये डाउटफुल रहता है कि बच्चों को कि सर फाइबर तो वैसे ही पतला सा दिखा है तो इसकी कैविटी कम आएगी, स्क्लेरिड की कैविटी ज्यादा होनी चाहिए। एनसीईआरटी में तो लिखा है कि स्क्लेरिड की कैविटी नैरो होती है एज कंपेयर टू फाइबर, या हम बोल सकते हैं फाइबर की ब्रॉड होती है एज कंपेयर टू स्क्लेरिड। तो ऐसा क्यों, तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया है ना। दीपांशु ने स्टोन सेल पूछा है क्या होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें है ना। अब हम पहले फाइबर को पढ़ते हैं अपने हिसाब से और स्क्लेरिड को, कि फाइबर और स्क्लेरिड में हमें और क्या पढ़ना है ना। सबसे पहले हम फाइबर की बात करते हैं। ये देखिए है ना, फाइबर क्या है ये तो आपने पढ़ ही लिया। फाइबर एक तरीके का स्केलेरन काइमा है ना। फाइबर वर्ड अगर आप पूरे प्लांट किंगडम में, मतलब पूरी एंटायर बॉटनी में कहीं भी कोई फाइबर यूज कर रहे हो तो उसका मतलब ये हुआ कि हम एक टिश्यू की बात कर रहे हैं एंड दैट इज स्केलेरन काइमा। बस उसमें सेल लंबी है, उनकी चौड़ाई उनकी लंबाई से बहुत कम है, इसलिए सेल इलोंगेटेड नजर आ रही है, पॉइंटेड होती है ना। अभी आपने लिखा फाइबर में, तो फाइबर की प्रॉपर्टी तो आ जाएगी। हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, फाइबर के टाइप। फाइबर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें वो देखनी है हमें। फाइबर 2 टाइप के, एक कहलाते हैं, और ये किस बेस पे लिया है हमने, ये इकोनॉमिकल बेसिस पे लिया। मतलब कौन से फाइबर हमारे लिए काम के हैं जिनको सेल करके हम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इकोनॉमिकल बेसिस पे अगर आप देखें तो फाइबर हमें प्लांट में कहां मिलेगा, तो उस बेसिस पे अगर हम देखें तो एक कहलाते हैं बास्ट या फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम के अंदर भी फाइबर होता है और ये फाइबर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इनको हम कमर्शियली यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आपकी बुक में जूट, फ्लेक्स और हेम्प 3 दिए हुए। जूट की रस्सी आती है मार्केट में, फ्लेक्स की रस्सी भी आती है, हेम्प की भी रस्सी आती है। तो जो रोप बनाने में फाइबर यूज हो रहा है दैट इज बेसिकली जूट, फ्लेक्स, हेम्प। क्लियर। हेम्प आपने पढ़ा है, हेम्प का बोटेनिकल नेम किस फैमिली का है प्लांट, हेम्प बताइए। हेम्प का बोटेनिकल नेम एंड बिलोंग्स टू फैमिली। नो आइडिया सर, क्यों भाई, जब कोई चीज पढ़ी हुई होती है तो नो आइडिया क्यों। फरहीन ने फैब लिखा हुआ है, मींस फैब का मतलब क्या है, फैबुलस है, फैबेसी है ना, ऑब्वियस है फैबेसी है ना। महनाज ने लिखा था लिलियसी, बेटा गलत हो जाएगा आंसर। और विधि, मुस्कान, विश्वजीत राय, हर्षिता, हर्षिता ने लेकिन नाम गलत लिख दिया, कैनाबिस नहीं है बेटा इसका नाम। बायोलॉजिकल नेम नहीं पता, सरफराज सिद्दीकी ने लिखा है, और शिवानी, गुंजन, प्रशांत, महनाज। अब लोगों ने रिप्लाई करना शुरू किया, मे भी शायद फैबेसी में चेक कर लिया हो आपने कि फैबेसी में कहीं पे हेम्प लिखा हुआ है क्या। एंड दैट प्लांट इज क्रोटोलेरिया जेंसिया। पढ़ा तो रखा है आपको, जब पढ़ाया था तब भी बोला था कि आगे आप उसको फाइबर में पढ़ोगे है ना। हेम्प का नाम क्या है, क्रोटोलेरिया जेंसिया। सन हेम्प या हेम्प, फैमिली फैबेसी, आपके सिलेबस में है इसीलिए तो लिखा हुआ है। इवन एनसीईआरटी में भी दिया है कि फैबेसी फैमिली में आप देखोगे तो फाइबर इज ऑब्टेन्ड, और एनाटॉमी में भी लिखा हुआ है कि फ्लो। अब मान लीजिए ये कहा जाए कि क्रोटोलेरिया या जो सन हेम्प का प्लांट है उसके किस पार्ट से फाइबर मिलेगा, तो उसके फ्लोएम से मिलेगा, इसलिए वो फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर कहलाते हैं। जूट और फ्लेक्स के बोटेनिकल नेम नहीं पूछे मैंने आपसे, क्योंकि आप हैं तो, लेकिन आपकी फैमिली या वो नाम आपको पढ़ने नहीं है। हेम्प क्योंकि आपने ऑलरेडी मॉर्फो में पढ़ा हुआ है, इस दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि क्या था वो। तो क्रोटोलेरिया जेंसिया याद रखिए, बिलोंग्स टू फैमिली फैबेसी। हेम्प लिखा है या सन हेम्प लिखा है एक ही बात है ना।
सन वर्ड लगाएं ना लगाएं, शाइन करता है तो सन हेम्प बोलते हैं, नहीं तो हेम्प भी चलेगा। तो एक तो फाइबर ऐसे हो गए जो प्लांट में फ्लोएम से मिलेंगे, दोज आर कॉल्ड बास्ट फाइबर और फ्लोएम फाइबर। एग्जाम्पल में आ गया जूट, फ्लेक्स, हेम्प। क्लियर। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, कुछ ऐसे फाइबर हैं जो हमें प्लांट में या प्लांट पार्ट के सरफेस से मिलते हैं, दे आर कॉल्ड सरफेस फाइबर। फ्लोएम एक्चुअली क्या है, अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे कि फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं ना, प्लांट के सबसे अंदर होते हैं। लाइक प्लांट का डायमीटर ये है, ये प्लांट का पूरा डायमीटर बनेगा, है ना, ये इतनी थिकनेस का कोई ट्री है, तो उसमें फ्लोएम जाइलम कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा। तो दे आर नॉट एट द सरफेस ऑफ द ट्री, ट्रंक और ब्रांच। तो फ्लोएम या जाइलम कभी ब्रांच पे या उस पे नहीं आते, मतलब सरफेस पे टिश्यू में नहीं आते, तो उनको हम सरफेस फाइबर नहीं बोलते। उनको अंदर प्रेजेंट है, अंदर है, तो फिर हम फ्लोएम फाइबर सीधे सीधे लिख दिया, बिकॉज हमें आगे फ्लोएम को पढ़ना ही है। अब ये जो दूसरी कैटेगरी पढ़ रहे हैं फाइबर की, वो क्या है, दोज आर सरफेस फाइबर, जो सरफेस से मिलेंगे। अब सरफेस में कहां कहां से मिलेंगे, सरफेस में एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, सरफेस में एक एग्जाम्पल आता है क्वायर और एक आता है कॉटन। क्वायर कहां से मिलेगा बताओ, चलो दूसरा क्वेश्चन, क्वायर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ओके, सरफराज सिद्दीकी ने लिखा कोकोनट। और कोई आंसर बताओ, क्वायर कहां से मिलता है, क्वायर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, स्क्रीन में देख रहा हूं आप, है ना, फटाफट बताइए कि क्वायर कहां से मिलता है ना। ओके, ऑलमोस्ट सबने एक साथ रिप्लाई किया, कोकोनट 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 कोकोनट। और विधि ने एक स्टेप आगे जाके जो मेरा क्वेश्चन होता वो ऑलरेडी लिख दिया कि कोकोनट में भी वो कहां से मिलेगा, है ना। कोकोनट तो बहुत सारा है, कोकोनट में एग्जैक्टली कहां से मिलेगा, बाकी लोग बताओ। अंशिका ने भी लिखा हुआ है मीजोकार्प ऑफ कोकोनट, सरफराज ने पाम लिखा हुआ है, पाम कहां से आ गया बेटा, पाम तो एक जनरल टर्म है, पाम का मतलब तो चाइना पाम भी होता है, सागो पाम भी होता है, कोकोनट पाम भी होता है, और भी डिफरेंट टाइप के पाम एग्जिस्ट करते हैं, है ना। पाम तो मतलब फैमिली पामी है, पामेसी, उसके जितने मेंबर हैं वो दोज और ऑल आर कॉल्ड पाम, तो पाम गलत हो जाएगा। कोकोनट इज द राइट आंसर, क्योंकि आप मॉर्फो में पढ़ चुके हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, मैं पूछ रहा हूं तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमने पढ़ लिया होगा, इसीलिए पूछ रहा हूं। तो कोकोनट से मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन ये था जो विधि ने, अंशिका ने रिप्लाई कर ही दिया है कि कोकोनट के किस पार्ट से मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड मीजोकार्प। आपने लिखा है कोकोनट का जो मीजोकार्प है वो फाइब्रस होता है, तो फाइब्रस होने का मतलब वहां पे टिश्यू कौन सा होगा, स्केलेरन काइमा होगा, है ना। तो क्वायर कहां से मिलेगा, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द मीजोकार्प ऑफ कोकोनट, मीजोकार्प ऑफ कोकोनट, है ना। मीजोकार्प फ्रूट की वॉल है, पेरिकार्प में से एक लेयर है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, तो मीजोकार्प से मिलेगा कोकोनट के, तो वो क्वायर हो जाएगा। कॉटन कहां से मिलता है, ये मैंने पढ़ाया तो नहीं है, आप कोई बता सकते हो तो बताओ। कॉटन के प्लांट से मिलेगा, लेकिन कॉटन के प्लांट के किस पार्ट से मिलेगा, बताइए। कॉटन पता है किस प्लांट से, प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, फ्लावर से नहीं मिलता बेटा। हर्षित वर्मा ने लिखा है फ्लावर, गलत हो जाएगा। सरफराज सिद्दीकी ने सेल्यूलोज लिखा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, मैंने पार्ट ऑफ द प्लांट पूछा है, केमिस्ट्री नहीं। प्रशांत शर्मा ने एंडोकार्प लिखा है, गलत है आंसर। अंशिका ने लिखा है सीड कोट, फिर फरहीन ने लिखा है बड, रॉन्ग है। समीर ने लिखा है फ्रूट, रॉन्ग है। गैमोडिक ने बड लिखा है, रॉन्ग है। विश्वजीत ने लिखा है एपिकार्प, रॉन्ग है। केवल अंशिका का सही है आंसर, सीड कोट, है ना। और सीड कोट में से भी अगर कहा जाए तो क्या होगा बेटा बताओ, सीड कोट तो 2 लेयर का बनाया था आपने, टेस्टा या टैगमेन, है ना। विधि ने भी सीड कोट लिखा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड कोट ठीक है, बट ऑप्शन में सीड कोट की जगह सीड टेस्टा लिखा हुआ है और सीड टैगमेन लिखा हुआ है। आपको पढ़ाया था कि डाइकॉट में सीड कोट 2 लेयर का होगा, टेस्टा और टैगमेन, तो एग्जैक्टली किससे मिलेगा। अब आपके आंसर ऑलमोस्ट सबके आ ही गए हैं, अभिषेक से लेके, अभिषेक, अंशिका, गैमोडिक, शिवानी, विश्वजीत, गुंजन, प्रवीण, सबने टेस्ट विधि, सबने टेस्टा लिखा हुआ है ना। तो बेसिकली कहां से मिलेगा, ये सीड के टेस्टा से मिलेगा, है ना। दिस इज फ्रॉम सीड टेस्टा। टेस्टा नहीं दिया है तो आप सीड कोट लिख सकते हैं, है ना।
ऑफ कॉटन प्लांट, है ना। कॉटन बिलोंग्स टू फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन किस फैमिली से बिलोंग करता है? मालवेसी, सरफराज, विश्वजीत, बाकी लोग भी रिप्लाई करेंगे। यस, साक्षी, शिवानी, प्रशांत एंड ऑल, विधि, ब्यूटी, सबने लिखा है मालवेसी, है ना। तो किससे बिलोंग करता है? ये मालवेसी से बिलोंग करता है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। कॉटन के प्लांट के अंदर कौन सा एस्टिवेशन होगा? नेक्स्ट, विच एस्टिवेशन इज प्रेजेंट इन कॉटन प्लांट? बताइए। विधि ट्विस्टेड, साक्षी ट्विस्टेड, सबा ब्यूटी, अंशिका, सरफराज एंड ऑल, सब में ट्विस्टेड प्रेजेंट था, है ना। क्लियर? और कॉटन के बारे में मतलब मालवेसी फैमिली आपने बहुत जगह पढ़ी हुई है मॉर्फोलॉजी में। तो अगर हम चाइना रोज, कॉटन, भिंडी, इन सबको एक ग्रुप में लाएं तो कॉटन से कोरिलेट करके भी कर सकते थे। खैर, ये हुआ हमारा फाइबर, है ना, बास्ट फाइबर जो फ्लोएम से मिल रहे हैं और सरफेस से अगर मिल रहे हैं तो ये। अब यहाँ पे एक और नोटेबल चीज है जो अभी किसी ने लिखी भी थी, सरफराज ने शायद लिखा था, कि एक एक्सेप्शन ये है कि अभी तक तो हमने जितने भी फाइबर पढ़े वो कैसे हैं? लिग्निन के हैं। अभी आपने फाइबर यानी स्क्लेरेनकाइमा लिखा, और स्क्लेरेनकाइमा किसका बना होता है? लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन का। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन क्या है? दिस इज कॉटन। कॉटन का फाइबर किसका बना होता है? सेल्यूलोज का होता है। सो दिस इज द एक्सेप्शनल केस। कॉटन कैसा होता है? सेल्यूलोजिक होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि कॉटन फाइबर तो है बट इसकी केमिस्ट्री क्या है? दिस इज सेल्यूलोजिक इन नेचर, है ना। कॉटन सेल्यूलोज का बना होता है। बाकी आप जूट, फ्लेक्स, हेम्प, क्वायर और जो आपने नहीं भी पढ़े फाइबर, कहीं भी कोई फाइबर प्रेजेंट होगा तो लिग्निन का होगा, फिक्स है, एक्सेप्ट वन दैट इज कॉटन जो सेल्यूलोजिक नेचर का है। तो हमारे लिए ये फिक्स हो जाएगा कि सेल्यूलोज का फाइबर अगर पूछा जाए तो कॉटन, और बाकी किसी भी केस में अगर आपसे मैं पूछ भी लूं कि फाइबर इसका कैसा होता है तो आप लिग्निफाइड आंसर कर सकते हैं, सब जगह लिग्निन का आएगा। तो ये बात याद रखिएगा, कॉटन का फाइबर जो है वो सेल्यूलोजिक होता है। फरहीन ने लिखा है सर हेम्प के कौन से पार्ट से फाइबर मिलता है? बेटा हेम्प लिखा हुआ है इतना बड़ा यहाँ पे, है ना, और यहां लिखा हुआ है इतना बड़ा सा आपके सामने ही। अभी तो स्क्रीन भी चेंज नहीं की, है ना, आपने सुना नहीं या शायद स्क्रीन नहीं देखी, है ना। कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। अभी तो मैं कोई बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहा आपको, आराम आराम से ही पढ़ा रहा हूँ। फ्लोएम से मिलता है ऑफ कोर्स, जाइलम से क्यों मिलेगा? फ्लोएम फाइबर के एग्जाम्पल में आप हेम्प लिख रहे हो तो जाइलम से क्यों मिलेगा? फ्लोएम से ही मिलेगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए मुझसे, है ना, फिर मुझे लगेगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन भी है, मेरी वॉइस भी आप तक पहुंच रही होगी, हम डिस्कस भी इतना कुछ कर रहे हैं, तो जो चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि भाई जूट, फ्लेक्स, हेम्प 3 एग्जाम्पल हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर आप बहुत सारे वीडियोस को देखो, कभी कैल्विन का भी वीडियो मिलेगा आपको, मेरे साथ एक लाइव सेशन भी कहीं होने वाला है, तो उसमें भी क्या चीजें हैं कि हम जब बात करते हैं ना कि कैसे तैयारी करें, लाइक 300 प्लस, 350, 320 प्लस बायो में कैसे स्कोर करोगे, तो उसमें एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे टीचर्स का होता है कि नहीं एनसीईआरटी को बार बार क्या पढ़ना, ये तो बेकार की चीज है ना। एनसीईआरटी एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, 20 बार अगर एनसीईआरटी पढ़ने को मान लीजिए मैं बोलूं और आप कहें कि सर बार बार क्या पढ़ना, फलाना टीचर तो कहता है कि एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना तो डेट्रीमेंटल हो जाएगा, बेकार है। तो बेकार है भाई, वो उसका नजरिया है। मैं तो कह रहा हूं कि 20 बार पढ़ने के बाद भी अगर मैं एनसीईआरटी से आपसे कुछ पूछ रहा हूं और आपका आंसर गलत हो रहा है तो फिर आपको तो 21वीं बार पढ़ने की जरूरत है ना। व्हाट इज अबाउट डेट्रीमेंटल? सबका कोई लॉजिक, सबका आईक्यू एक जैसा थोड़ा होता है। अब किसी ने एक बार में एनसीईआरटी ऐसी पढ़ ली कि उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जितनी बार पूछूंगा हर बार आंसर सही हो जाएगा। किसी ने 20 बार पढ़ने के बाद भी गुंजाइश छोड़ दी कि पूछा तो एनसीईआरटी से है फिर भी गलत हो गया। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि सबका आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता। तो जो लोग कहते हैं कि 10 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, बार बार एनसीईआरटी पढ़ के क्या होगा, मेरा कहना ये है कि आपके नंबर पूरे आ रहे हैं। अगर एक पेपर एनसीईआरटी से बनाया गया तो आपका 100% स्कोर हो रहा है
अगर नहीं हो रहा तो आपको फिर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने 10 बार पढ़ ली अब तो बोर हो गया। बोर होने से क्या होता है, मार्क्स तो पूरे नहीं आ रहे ना, इट मीन्स यू हैव टू रीड अगेन। तो ऐसी चीजों के लिए मतलब जो क्वेश्चन सीधे सीधे होंगे अगर उनमें भी डाउट रहेगा, तो जो जिनमें एक्चुअली डाउट होना चाहिए फिर उनमें तो ऑब्वियस सी बात है कि डाउट आएगा ही आएगा। तो पहले तो आपको इसी चीज पे जाना है ना कि जो 3 आपकी बुक में दे रखे हैं, जूट, फ्लेक्स, हेम, चौथा कुछ भी दे दिया जाए और कहा जाए कि इनमें से कौन सा फाइबर फ्लोएम से नहीं मिलता। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मेरे लिए ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो फिर पता नहीं नीट की रैंकिंग कहाँ चली जाएगी, है ना। कुछ क्वेश्चन टफ डालने पड़ते हैं सो दैट कि वो लेवल में रहे। पेपर अगर जितना इजी आ जाएगा उतना डिफिकल्ट हो जाएगा सिलेक्शन, जितना पेपर टफ होगा उतना सिलेक्शन आसान हो जाता है, बिकॉज टफ क्वेश्चंस को करना ना करना डिपेंड करता है आईक्यू पे, और इजी क्वेश्चंस सभी कर लेते हैं, फिर तो ऑब्वियस सी बात है रैंकिंग ऊपर चली जाएगी, है ना। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए, आपके सामने भी लिखा हुआ है कि हेम्प फाइबर कहाँ से मिलेगा, ऑफ कोर्स फ्लोएम से मिलेगा। तो ये तो बात हो गई हमारे फाइबर की। फाइबर को आपको ये इकोनॉमिकल बेसिस पे पढ़ना था, बिकॉज ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलरेडी एनसीईआरटी में है, मैंने कुछ भी ऐसी चीज नहीं पढ़ाई अभी कि जो एनसीईआरटी में ना हो, है ना। अब हम स्क्लेरिड्स पे चलते हैं कि स्क्लेरिड में और इंपॉर्टेंट चीज या स्क्लेरिड्स के एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या आएंगे, है ना। स्क्लेरिड भी अभी हमने पढ़ लिया कि स्क्लेरिड की विड्थ उसकी लेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, उसमें नैरो कैविटी या ल्यूमेन आएगा, बिकॉज लिग्निन का डिपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता चला जाएगा, तो हाईली थिकेंड है। ये सारी बातें ऑलरेडी आपने, शेप कुछ भी हो सकता है, ये सब हमने पढ़ ली। स्क्लेरिड्स के एग्जाम्पल्स बेसिकली हमें पढ़ने हैं। एग्जाम्पल अगर आप बुक में नोटिस करोगे या जो क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी आते हैं उनमें पहला एग्जाम्पल आता है इन द पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, गुआवा, पेयर, सपोटा, सपोटा चीकू को कहते हैं, एटसेट्रा। दीज आर द फ्यू फ्रूट्स की जब आप इनको खाओगे, मतलब जब इनको बाइट करोगे तो देयर इज ए क्रशिंग साउंड, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एप्पल को बाइट करे या पेयर को बाइट करे और उसमें आवाज ना आए। आप बिना आवाज के सेब और नाशपाती खाने की कोशिश करिए, मेरे हिसाब से तो ये इम्पॉसिबल है। थ्योरी तो यही कहती है कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि उसमें क्रशिंग साउंड ना आए। क्यों आती है, बिकॉज इनका जो पल्प है, जो भी फ्रूट्स में एडिबल पोर्शन है, दैट इज समथिंग ग्रिटीन इन नेचर, खुरदुरा सा है वो। जो सेल्स हैं दे आर कंपैरेटिवली हार्डर। तो वो हार्डर क्यों है, बिकॉज कि उनका पल्प स्क्लेरिड्स का बना होता है। तो ये कहलाती है इन पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, गुआवा, पियर एंड सपोटा, है ना। इनका काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ये पूछा जाता है ग्रिटीनेस। ग्रिटीनेस का मतलब खुरदुरापन मान सकते हैं ऑफ दीज फ्रूट। इनको कहते क्या है, दे आर कॉल्ड स्टोन सेल्स, क्योंकि हार्ड है इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्टोन सेल्स। अभी पूछा था दीपांशु ने कि व्हाट अबाउट स्टोन सेल्स, तो स्टोन सेल्स बेसिकली स्क्लेरिड्स ही हैं। इनको टेक्निकल टर्म में अगर आप देखेंगे तो उन्हें ब्रैकी स्क्लेरिड्स कहते हैं, हालांकि ये ब्रैकी स्क्लेरिड्स एनसीईआरटी में नहीं है। तो आप स्टोन सेल्स जरूर याद रखिएगा, है ना। स्टोन सेल्स क्या है, दीज आर द सेल्स जो इन फ्रूट्स में प्रेजेंट है, लाइक एप्पल, गुआवा, पेयर, सपोटा। और इनमें जो ग्रिटीनेस है, जो इनमें खुरदुरापन है, फ्रूट्स को खाने में जो क्रशिंग साउंड रिलीज होती है, किसी भी तरीके से क्वेश्चंस बना सकते हैं, है ना? तो उसको हम स्टोन सेल्स बोलते हैं। सरफराज ने फिर कुछ क्वेश्चन रेज किया है, सर सपोटा तो लेस हार्डर होता है ना बाकी एग्जाम्पल से, तो थोड़े से कम ज्यादा कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है कि इनको हम कंपेयर कर रहे हैं पपाया से, टमाटर से, खीरा से, है ना। आपको ऐसे फ्रूट्स कंपेयर का मतलब ये है कि अब आपस में कंपेयर करोगे तो फिर नाशपाती सबसे हार्ड होती है। आजकल नाशपाती का एक नया वर्जन आता है, मतलब आजकल क्या काफी सालों से आ रहा है, बब्बू गोशा आता है, कंपैरेटिवली सॉफ्टर है, बट जो एक्चुअल पेयर है वो तो सबसे ज्यादा हार्ड है। फिर आप एप्पल में भी अलग अलग एप्पल की वैरायटी है, गुआवा में भी अलग अलग, सॉफ्ट गुआवा, आजकल थाईलैंड का गुआवा आता है इतना बड़ा वाला, वो तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, उसमें तो कुछ नहीं आएगा। जो देसी अमरूद होगा उसमें आपको आवाज आएगी। ऐसे चीकू भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो दैट इज डिफरेंट थिंग कि हम, क्योंकि हमारी जैसी जरूरत होगी वैसा प्लांट ब्रीडिंग से वो भी चेंज किया जाएगा, है ना। बट एक जनरल स्टेटमेंट है कि भाई एप्पल
या पेयर, आप जानते हैं ये फ्रूट्स ऐसे हैं कि आप अगर इनमें चाकू भी चलाएंगे तो भी आवाज आ जाती है। तो क्यों आती है? बिकॉज वो हार्ड टिश्यू के बने हुए हैं एंड दैट हार्डर टिश्यू इज स्क्लेरिड। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा एग्जांपल आपकी बुक में क्या दिया है? इन सीड कोट ऑफ लेग्यूम, कुछ लेग्यूम्स ऐसे होते हैं जैसे ग्राम है, चना, तो चना का जो सीड कोट होता है उनमें भी प्रेजेंट होती है ना। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स लिख सकते हैं एंड फ्रूट वॉल और सीड कोट ऑफ नट्स। अब इसमें नट्स आप जानते ही, अभी हम अलग अलग एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे। तो लेग्यूमिनस प्लांट की अगर हम बात करेंगे, ग्राम सीड की अगर हम बात करें, तो चने के साथ भी यही है। चने को अगर आप गिराओगे ना तो फर्श पे भी गिरेगा तो आवाज करेगा। तो चना बहुत हार्ड होता है। कहते ही है कि आपने अगर दांतों से चने चबा लिए तो इट मींस आपके दांत मजबूत हैं, है ना। एक हमने क्वालिटी पैरामीटर चेक कर लिया। बिकॉज इतने हार्ड स्ट्रक्चर को अगर आप क्रश कर सकते हैं देन डेफिनेटली यू हैव गुड हेल्थ ऑफ योर टीथ। तो सीड कोट ऑफ लेग्यूम में भी खास बात क्या है? मूंगफली को देख लीजिए, चलिए नीचे वाला एग्जांपल ले लीजिए, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स। तो हम अगर ग्राउंड नट को ले, अखरोट को ले लीजिए, वॉलनट, पिस्ता को ले लीजिए, बादाम को ले लीजिए, इनमें जो भी आपको ये हार्डर ब्राउन कलर का जो शेल दिखाई देता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्लेरिड्स। तो स्क्लेरिड्स यहां भी प्रेजेंट है, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स एंड फ्रूट वॉल और सीड कोट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नट्स। नट्स में आप ग्राउंड नट, वॉलनट, एलमंड, पिस्ता, कुछ भी इस टाइप की चीजों को कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल मैं और आपको दे सकता हूं, तो इन लीव्स ऑफ टी, आपने कभी इस चीज को नोटिस किया हो तो टी में ये बड़ी अच्छी बात है, आप अगर किसी और लीफ को लाइक पालक को पानी में डाल दीजिए, है ना, तो वो पेस्ट बन जाती है एक ही बार में। बट जब आप चाय की पत्ती को 10 बार उबाल लीजिए चाय बनाते हुए, वो वैसे वो दानेदार अलग अलग ही रहेगी, कभी उसका पेस्ट नहीं बनता। बिकॉज टी की लीफ में भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। नॉर्मली लीफ के अंदर पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा एक सॉफ्ट टिश्यू है, बट यहाँ पे टी की लीफ में खास बात क्या है कि वो स्क्लेरिड्स से बनी हुई है, और अगर स्क्लेरिड्स से बनी होगी तो डेफिनेटली हार्डर हो जाएगी। हार्डर हो जाएगी तो बॉईल करने पे भी उसका टेक्सचर चेंज नहीं होगा। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल किया जहां पे स्क्लेरिड्स प्रेजेंट है। क्लियर? खुशी ने पूछा है सेप्टा और ए सेप्टा में डिफरेंस बता दो सर। बेटे सेप्टा और ए सेप्टा किस सेंस में आ गया यहाँ पे? सेप्टा और ए सेप्टा मींस सेप्टेट और ए सेप्टेट। अगर हम बात करें तो ये चीज तो हमने कहीं फंगी में पढ़ा था, है ना। सेप्टेट ए सेप्टेट आपने कहाँ पढ़ा था? ये तो फंगी में पढ़ा था, है ना। तो फंगी की चीज अगर आप यहां लेके आओगे, वही पूछ रहे हो ना खुशी? रिप्लाई करो, फंगी के रिस्पेक्ट में पूछा है आपने। अगर खुशी ने सही टाइप किया है और मैं सही रीड कर पा रहा हूं उसको, तो सेप्टा और ए सेप्टा में डिफरेंस बताओ सर। तो अगर ये सेप्टा और ए सेप्टा जो भी आपने लिखा हुआ है ये फंगी का क्वेश्चन है तो चीज अलग है। बिकॉज फंगी में तो ये था कि पार्टीशन होगा सेल में तो सेप्टेट सेप्टा, नहीं होगा तो ए सेप्टेट ए सेप्टा। अगर कुछ और लिखना चाह रहे थे आप बाय मिस्टेक, ये गलत टाइप हुआ है, दैट इज डिफरेंट थिंग। खुशी राघव, हाँ बट मुझे सेप्टा के बारे में पूछना है। ओके, सेप्टा का मतलब बेटा पार्टीशन होता है ना। पार्टीशन मींस कि जैसे ये दो सेल हैं तो दो कैसे दिखाई देंगी? ये दो न्यूक्लियस बना दिए, ये दो साइटोप्लाज्म हो गया, तो ये दो सेल है कैसे पता चलेगा? एक्चुअली पता ऐसे ही चलता है जब इनको आप एक लाइन से अलग करते हो, तो दैट लाइन यानी पार्टीशन इज कॉल्ड सेप्टा। सिंगल होगा तो सेप्टम, प्लूरल लिखोगे तो सेप्टा हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये पार्टीशन को आप सेप्टम बोलते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए नहीं बनाया होता तो फिर ए सेप्टा हो जाता है। सिंपली इसमें ऐसी कोई चीज ही नहीं है। लाइक ये 3 सेल है और इन तीनों सेल के बीच में मैंने कोई पार्टीशन नहीं बनाया तो ये ए सेप्टा हो गया, विदाउट सेप्टेट, विदाउट पार्टीशन।
तो सेप्टम और ए सेप्टम मीन्स हैविंग द पार्टीशन और नॉट हैविंग द पार्टीशन, और ये फंगी का कैरेक्टरिस्टिक था, उसमें तो कोई ऐसी चीज है नहीं। मतलब आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, सेप्टा मीन्स पार्टीशन, तो पार्टीशन है तो सेप्टा, नहीं है तो ए सेप्टा, इस तरीके से याद कर लीजिए। क्लियर? सो हमने सिंपल टाइप के टिश्यू कंप्लीट कर लिए। सिंपल टाइप के टिश्यू का मतलब हुआ पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर? 3 सिंपल टाइप के टिश्यू हैं। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स टाइप के टिश्यू पे। कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब जब एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होंगी तो सेल्स तो डिफरेंट हो गई। कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बट फंक्शन कॉमन है, सिमिलर फंक्शन है। तो जो टिश्यू की स्टार्टिंग में डेफिनेशन आपने लिखी थी वो केवल ये थी, हालांकि टिश्यू में लिखा था कॉमन ओरिजिन परफॉर्मिंग ए सिमिलर फंक्शन। तो यहां ओरिजिन कॉमन नहीं है, बिकॉज यहां पे तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। तो टिश्यू की जो डेफिनेशन आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स टिश्यू के लिए अप्लाई नहीं हो पाती। यहां आधी है आधी नहीं है, हाफ इज करेक्ट, दैट इज दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। अगर सेल्स मान लीजिए 4 हैं और चारों मिलके एक ही काम कर रही हैं तो काम तो सिमिलर हो गया, लेकिन चारों का ओरिजिन तो अलग अलग है ना। अगर चारों का ओरिजिन या स्ट्रक्चर अलग है तो टिश्यू की डेफिनेशन में तो आपने ये लिखा था कि ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर ओरिजिन परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन, तो वो डेफिनेशन यहां पूरी नहीं बैठेगी। तो फिर भी हम इनको टिश्यू कंसिडर करते हैं। यह बात आपको नोटिस करके रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर है, मोर देन 1 टाइप की यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्स प्रेजेंट होती हैं, हालांकि इन सबका फंक्शन जो है वो कॉमन होगा। और इसमें 2 आपको पढ़ने हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, है ना। इनको आप वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं ना, जो जाइलम फ्लोएम है दे आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू। दीज आर वेस्कुलर टिश्यू। ये वेस्कुलर टिश्यू करके भी आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर रहे हैं ना। क्या क्या पूछ लिया इतनी देर में आपने? प्रवीण ने लिखा था सेप्टम लाइक एन एंथर्स मींस पार्टीशन। खुशी सर बताओ ना प्लीज। तो बेटा बता तो दिया मैंने आपको। खुशी राघव नहीं सर, सर ये इसी चैप्टर में है। इस चैप्टर में कहां पे है? प्रशांत ने लिखा भी है कि पूरा क्वेश्चन एक बार में पूछ लो। दीपांशु ने लिखा है ओके। खुशी ओके सर, थैंक्स बताने के लिए। बेटे आप क्लास में हो भी या नहीं? मुझे तो स्टेटमेंट देख के आपके लग रहा है पता नहीं आप क्या बता रहे हो मुझे। प्रवीण कूल, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल तो बाद में आएगा बेटा। वेस्कुलर बंडल की भी कोई बात ही नहीं हो रही, अभी तो हम टिश्यू पढ़ रहे हैं। बंडल तो आप टिश्यू सिस्टम में पढ़ोगे, जब ये जाइलम फ्लोएम अरेंज किसी एक चीज में होंगे तब वेस्कुलर बंडल आएगा। अभी तो हम अलग अलग करके पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन से हैं बताओ? अब मेरे क्वेश्चन का आंसर बताओ, किन प्लांट्स के अंदर पहली बार जाइलम और फ्लोएम बना? टेरिडोफाइट्स। यस, ऑलमोस्ट सबके आंसर ठीक है ना। टेरिडोफाइट आर फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, है ना। तो उस हिसाब से याद रखना है। ओके, अब हम जाइलम फ्लोएम पढ़ते हैं। मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ाता हूं जो एग्जाम के हिसाब से चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और फिर जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसको भी एक बार रीड करके देख लेंगे, है ना। सबसे पहले क्या है, एक जाइलम लेते हैं। जाइलम का दूसरा नाम क्या है ये भी याद रखिएगा, जाइलम को हेड्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड्रोम, है ना। मैं आपको कंपैरेटिव करके पढ़ा रहा हूं सो दैट आपको चीजें अच्छे से माइंड में रहे कि एक्चुअली क्या होने वाला है। फ्लोएम दूसरा है, फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं। अभी आपने बास्ट या फ्लोएम फाइबर लिखा, इसको लैप्टोम भी कहा जाता है। तो जाइलम को हेड्रोम और फ्लोएम को लैप्टोम या बास्ट भी कहते हैं, है ना। दोनों के जैसे अभी आपने लिखा कि जाइलम भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इनके फंक्शन कॉमन होंगे। तो पहले हम फंक्शन ही देख लेते हैं।
जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? जाइलम क्या कहलाता है? जाइलम का मेन काम है वाटर कंडक्शन करना, और वाटर के साथ साथ जो भी चीजें डिसॉल्व स्टेट में जाएंगी, लाइक मिनरल्स जा रहे हैं, प्लांट हार्मोन जा रहे हैं, या वाटर अकेला भी जा रहा है, वाटर एज ए सॉल्वेंट भी जाएगा, वाटर एज ए सोल्यूशन भी जाएगा। तो जाइलम का काम है वाटर कंडक्शन करना, तो ये मेन यानी प्रिंसिपल वाटर कंडक्टिंग टिश्यू कहलाता है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, है ना। और वाटर जब कंडक्ट होगा तो वाटर के साथ क्योंकि डिसॉल्व सॉल्यूट्स होंगे तो यहां क्या बन जाएगा? जाइलम सैप। सैप का मतलब होता है, सैप इज ए कॉमन टर्म, सैप का मतलब आप केमिस्ट्री में सॉल्यूशन मान सकते हैं कि जहां सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिल जाएंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जाइलम में वाटर इज द सॉल्व, है ना, सॉल्वेंट, और वाटर में जो डिसॉल्व सॉल्यूट्स होंगे उसके साथ बन जाएगा वाटर में बेस्ड उनका सॉल्यूशन, तो उसको जाइलम सैप बोला जाता है। तो जाइलम सैप की फॉर्म में वाटर और उसके साथ जो डिसॉल्व चीजें हैं वो जाइलम से मूव कर जाती हैं। फ्लोएम का काम क्या है? ये प्रिंसिपल फूड कंडक्टिंग है। फ्लोएम का काम होता है फूड का कंडक्शन करना, तो ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू कहलाएगा। फिर यहां टर्म क्या आ जाएगा? फ्लोएम सैप। यहां वर्ड क्या यूज कर लेंगे? फ्लोएम सैप, क्योंकि फ्लोएम के अंदर जो डिसॉल्व चीजें हैं, फ्लोएम में क्या होगा? वाटर और उसके अलावा फूड। फूड कहां बनता है? लीफ में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा आगे। इसके बाद आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना ही है, वाटर मूवमेंट अप ए प्लांट, और लास्ट में आपके फ्लोएम ट्रांसपोर्ट भी टॉपिक दिया हुआ है, मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट भी दिया हुआ है, प्लांट हार्मोन आप लास्ट में पढ़ोगे, फिजियो में जाएंगे, वो भी जाइलम सैप के अंदर ही। तो जाइलम का काम है बेसिकली फूड को छोड़ के बाकी सब कुछ ट्रांसपोर्ट करना विद वाटर, और फूड फ्लोएम का काम है बेसिकली फूड को ट्रांसपोर्ट करना विद वाटर। बाकी जो डिटेल है वो हम बाद में देखेंगे, इन जनरल के आंसर यही रहेंगे। जाइलम में भी क्या है कि यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। जाइलम में भी 4 एलिमेंट है, ऐसे फ्लोएम के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ 4 एलिमेंट आएंगे, मतलब दोनों ही जगह 4 है, क्योंकि अभी आपने लिखा कि डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बने हैं, तो जाइलम में भी 4 सेल्स हैं और फ्लोएम के अंदर भी 4 सेल या एलिमेंट्स कहलाते हैं, वो जाइलम एलिमेंट या फ्लोएम एलिमेंट कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? दीज आर, पहला है ट्रैकीट्स, दूसरा है वेसल, तीसरा है फाइबर, और जाइलम फाइबर बोल सकते हो, चौथा है जाइलम का पैरेन्काइमा। तो ये 4 एलिमेंट हो गए, जाइलम ट्रैकीट, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम में कौन कौन से आते हैं? एक आता है सीव ट्यूब, दूसरा आता है कंपेनियन सेल, तीसरा आता है फ्लोएम का पैरेन्काइमा, और चौथा आता है फ्लोएम के फाइबर। अभी आपने बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर्स पढ़े, है ना। तो 4 यहां भी कंपोनेंट है, 4 जाइलम में भी है, तो ये भी बात क्लियर हो जाएगी आपको कि दोनों जगह 4 बेसिक एलिमेंट है। ब्यूटी ने लिखा है सर नीट में जाइलम फ्लोएम के डिफरेंस आते हैं क्या? बेटे डिफरेंस नहीं पूछा जाता हमें, अभी आप समझ जाओगे कि मैं आपको ये ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ। डिफरेंस पढ़ाने का पर्पस क्या होता है कि हमें कोई थ्योरी थोड़ा याद करनी होती है ना, एक तरीका होता क्या है स्ट्रेटेजी पढ़ने की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना कैसे होता है, हमें तो वो चीजें निकालनी होती हैं जो सिमिलर या डिफरेंस के हिसाब से होती हैं। जब स्टेटमेंट ऐसे आता है कि लाइक जाइलम ये है, अनलाइक जाइलम ये है, आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि फ्लोएम और जाइलम में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपको कोई बोर्ड का एग्जाम थोड़ा ना देखना है कि जाइलम फ्लोएम के डिफरेंस बना के दिखाओ या जाइलम फ्लोएम में डायग्राम बना के दिखाओ। हम तो डायग्राम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा कम से कम हमें लिखना पड़े, डायग्राम की इमेज आपके दिमाग में बस जाती है। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम डायग्राम बना रहे हैं। कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें यह समझ में आना चाहिए कि अच्छा फ्लोएम और जाइलम में सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज क्या है, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि जो रेयर है, जो डिससिमिलर है वो पूछ लिया जाएगा, या जो दोनों में जो कॉमन है वो पूछ लिया जाएगा। आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि जाइलम के 4 एलिमेंट कौन से हैं या इनमें से कौन सा जाइलम का एलिमेंट नहीं है,
मान लीजिए 3 दे दिए गए और चौथा कुछ और लिख दिया गया और कहा जाए कि जाइलम का एलिमेंट कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी किसी एग्जाम में नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा क्या, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो जाइलम फ्लोएम के अंदर कॉमन है, ये मिलेगा क्वेश्चन आपको। विच ऑफ द एलिमेंट इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू। तो अब तो एक तो ये याद हो कि वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम होते हैं, और दूसरा ये कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन इज द फाइबर एंड कॉमन इज द पैरेन्काइमा। यही कॉमन है, फाइबर और पैरेन्काइमा ऐसे हैं जो, और क्वेश्चन को चेंज कर दो, which of the following structure is present in both the complex tissue which is living in nature। एक ऐड कर दिया, तो कॉमन क्या है, पहली बात जाइलम में पैरेन्काइमा है, फ्लोएम में भी है, जाइलम में फाइबर है, फ्लोएम में भी है। बट पूछा आपसे क्या गया है कि ऐसा कौन सा टिश्यू है जो दोनों में है और लिविंग है, तो लिविंग तो पैरेन्काइमा होता है, तो पैरेन्काइमा आंसर हो गया, फाइबर छूट जाएगा। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डेड है और दोनों में कॉमन है, तो दोनों में फाइबर है और वो डेड भी होता है और दोनों में प्रेजेंट भी होता है। दोनों वेस्कुलर है, ये एक अलग क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन में जितने चाहे उतने मिला दीजिए, ऐसे ही आते ही है। जरूरी थोड़ा है कि आपसे पूछा जाए कि जाइलम में क्या होता है, फ्लोएम में क्या होता है, वो सीधे आपसे कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है, जो वाटर कंडक्शन करता है वो टिश्यू कौन सा है, ये पूछा जाएगा आपसे, जो फूड कंडक्ट करता है वो कौन सा टिश्यू है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना। मैंने ये क्यों पढ़ा है, उनका भी रीजन है कि मेरे लिखने का तरीका ये क्यों हुआ, क्यों मैंने आपको इस तरीके से लिखा हुआ है ना। अब अगर आप इनको समझोगे तो ये पूछा जाएगा आपसे कि जाइलम के जो 4 एलिमेंट हैं इसमें से 3 डेड होते हैं, 1 लिविंग होता है। कौन से 3 डेड होते हैं, ट्रैकीड, वेसल और फाइबर, ये तीनों डेड होते हैं। फाइबर तो डेड होता ही है, अभी आपने पढ़ा कि फाइबर क्या होता है, डेड। स्क्लेरेन्काइमा है तो फाइबर, और स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है, डेड होता है। लेकिन यहां ट्रैकीड्स और वेसल्स ये भी डेड है, तो जाइलम के 4 में से 3 एलिमेंट डेड है। पैरेन्काइमा तो लिविंग होता ही है, द ओनली द लिविंग कंपोनेंट इज पैरेन्काइमा। अब ये क्वेश्चन होगा कि अगर ये 4 ऑप्शन दे दिए जाए और कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम, तो आंसर क्या आएगा इसका, पैरेन्काइमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डेड कंपोनेंट ऑफ जाइलम, तब भी आंसर क्या बन जाएगा, पैरेन्काइमा। तो ऐसे आपको याद रखनी है चीजें, है ना, कि 3 में से कौन सा, 4 में से कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है। 3 नॉन लिविंग होते हैं, 3 डेड होते हैं, बेसिकली नॉन लिविंग भी नहीं, डेड ही बोल, 3 डेड है और 1 पैरेन्काइमा है जो लिविंग कंपोनेंट आएगा। शिवानी क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे वो, यस, है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग ही इंपॉर्टेंट होती है। सरफराज, गाइस हम सब ज्यादा सर को क्या लिखा है, पीटीए हैं ऑलरेडी। गाइस हम सबसे ज्यादा सर को पता है, ओके। हाँ, सर को तो ऑब्वियसली बात है, आपसे तो ज्यादा पता ही होगा, है ना। सर को किसी सर से कम पता हो सकता है, बट आपसे डेफिनेटली ज्यादा पता है, ओके। फिर अब बात क्या है, फ्लोएम में अगर आप देखेंगे तो क्या है, फ्लोएम के 3 कंपोनेंट होते हैं लिविंग, ये, और 1 कंपोनेंट फाइबर तो डेड होता ही है, अभी आपने पढ़ा ही है। तो फ्लोएम के 3 लिविंग है और 1 डेड है। अब आपको चेंजेस समझ में आएंगे कि जाइलम में 3 डेड है, 1 लिविंग है, फ्लोएम में 3 लिविंग है, 1 डेड है। तो एक तो इनसे क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा कंपोनेंट किस कॉम्प्लेक्स टिश्यू का लिविंग या डेड है, जैसा पूछा जाए वैसा आंसर आप इसको कर सकते हैं। क्लियर, ये बात हो गई। अब अगर ट्रैकीड्स और वेसल्स ऑप्शन में ना दिए हों तो दोनों के लिए एक कॉमन टर्म यूज हो सकता है। ट्रैकीड और वेसल दोनों को हम मिला के एक कॉमन टर्म लिखते हैं, इसको लिखा जाता है ट्रैकियरी एलिमेंट। तो कहीं पे अगर ट्रैकियरी एलिमेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इंक्लूडिंग ट्रैकीड्स एंड वेसल, एक, ये पूरा एक बन जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रैकियरी एलिमेंट जब लिखा जाएगा तो ट्रैकीड और वेसल दोनों इंक्लूड किए गए, ये भी माइंड में रखिएगा। अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आपके ऑप्शन क्या है जो व्हाइट से लिखे हुए हैं, लाइक एक ऑप्शन है ट्रैकियरी एलिमेंट, दूसरा ऑप्शन है फाइबर, तीसरा है पैरेन्काइमा, चौथा लिख लेते हैं ऑल। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल कंडक्टिंग टिश्यू इन जाइलम। जाइलम में कौन सा टिश्यू कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना।
जब ऑप्शन जाइलम होगा तो जाइलम आंसर होगा। अब तो जाइलम के ही जो कंपोनेंट है वही ऑप्शन है, अब क्या करोगे? कौन सा ऐसा कंडक्टिंग एलिमेंट है जो जाइलम के अंदर है और मेन कंडक्शन में पार्टिसिपेट करता है? तो आंसर क्या आएगा? तो पता ही, आप क्वेश्चन पूछने का पर्पज ही यही है, बिकॉज आंसर यहां क्या आता है? ट्रैकियरी एलिमेंट। एक्चुअली फाइबर और पैरेन्काइमा कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पूरे जाइलम में जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो क्या है? ट्रैकीड्स और वेसल, ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। दोनों को एक कॉमन वर्ड दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड ट्रैकियरी एलिमेंट, क्योंकि दोनों का ओरिजिन एक ही जैसा है, तो दोनों को ओरिजिन के हिसाब से ट्रैकियरी एलिमेंट बोला जाता है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो जाते हैं। ट्रैकीड्स का अलग स्ट्रक्चर है, वेसल का अलग स्ट्रक्चर है, तो हम अलग अलग भी पढ़ लेते हैं। तो ट्रैकीड्स और वेसल्स को कॉमनली क्या बोला जाएगा? ट्रैकियरी एलिमेंट बोला जाएगा। तो ट्रैकियरी एलिमेंट मेन एलिमेंट है जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? अगर यहां से कहा जाए कि कौन कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, सीव ट्यूब, कंपेनियन, पैरेन्काइमा या फाइबर, तो कोई डाउट ही नहीं है, सीव ट्यूब का ही काम कंडक्शन होता है। कंपेनियन सेल का काम कंडक्शन नहीं होता। कंपेनियन सेल का काम है कि उसमें प्रेशर को मेंटेन करना। हम आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल में कि जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर क्या है, इन कंपोनेंट्स का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंडक्शन के क्वेश्चंस करें कि कंडक्शन जाइलम में किस चीज से होगा, तो ट्रैकिड और वेसल दोनों से होगा। या तो ट्रैकिड आंसर होगा या वेसल होगा, नहीं तो दोनों की जगह एक कॉमन ट्रैकियरी एलिमेंट करके दिया होगा। तो आपको ऐसे याद रखना है। अभी तो क्लास पढ़ा रहा हूं, 5 मिनट रुक जाओ बेटा, है ना? 12:45 हुआ है, आप मिलो, मैं अभी आता हूं, है ना? ओके, जाइलम फ्लोएम में हम ट्रैकियरी एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ट्रैकियरी एलिमेंट में आपको ये याद रखना है कि ट्रैकियरी एलिमेंट मेन कंडक्टिंग टिश्यू है जो जाइलम में इन्वॉल्व है। क्लियर? और इधर अगर आप फ्लोएम में पूछेंगे तो सीव ट्यूब आएगा, तब तो कोई डाउट आपको माइंड में रखना ही नहीं है, क्योंकि सीव ट्यूब मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब अगर आप देखें और इनोवेटिव चीज क्या है, जब आप पढ़ोगे, बुक में दे रखा है ऑलरेडी, मैं तो आपको अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूं। ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा लिखा हुआ है ना, दिस वन, ये तो आगे आप बुक में पढ़ोगे या हम आगे भी पढ़ेंगे, अगली क्लास में पहुंच जाएंगे वहां तक, मोनोकॉट्स के अंदर ये एब्सेंट होता है। फ्लोएम का जो पैरेन्काइमा है वो मोनोकॉट्स के अंदर नहीं होता। आप बुक में पढ़ोगे तो लिखा होगा कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। जब मोनोकॉट में आप स्टेम का पढ़ोगे, ट्रांसवर्स सेक्शन, मोनोकॉट स्टेम, तो मोनोकॉट के स्टेम में आपको ये लाइन मिल जाएगी कि पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन फ्लोएम। तो इसका मतलब जब आपसे मोनोकॉट की, अब आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम, तो यही 4 ऑप्शन है, सीव ट्यूब, कंपेनियन, पैरेन्काइमा, फाइबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा, क्योंकि मोनोकॉट के स्टेम के अंदर जो है वो पैरेन्काइमा प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर? सर कोई रीजन है इसका ट्रैकियरी एलिमेंट का? ट्रैकियरी एलिमेंट के लिए अगर दीपांशु ने पूछा है क्वेश्चन, तो मैंने अभी बोला था कि थोड़ा सा कि दोनों का ओरिजिन एक्चुअली एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए दोनों को ट्रैकियरी एलिमेंट बोल दिया गया। जैसे कभी आपको प्लांट किंगडम में पढ़ाया था कि जब हम वेस्कुलर प्लांट की बात करते हैं तो टेक्निकली टर्म में उन्हें ट्रैकियोफाइट्स बोला जाता है, बिकॉज ट्रैकिड वॉज द फर्स्ट एलिमेंट जो इन जाइलम बना इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में वेसल नहीं होती, इवन जिम्नोस्पर्म में भी अगर कहा जाए जर्नली तो वेसल्स नहीं होती, वेसल्स एंजियोस्पर्म में आएंगी। ये भी अपने आप में क्वेश्चन होगा कि वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक टू एंजियोस्पर्म। तो ट्रैकिड्स क्योंकि सभी में प्रेजेंट है, ट्रैकिड्स हमेशा प्रेजेंट होंगी, तो वो चीज भी आप अभी यहाँ पे याद कर सकते हो। तो ओरिजिन के हिसाब से है, बाकी हमें रीजनिंग पे नहीं जाना। अगर मान लीजिए कई बार होता है कि ऑप्शन में ट्रैकिड और वेसल नहीं दे रखा अलग अलग, केवल ट्रैकियरी एलिमेंट लिखा हुआ है, तो कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि ट्रैकिड्स को शायद ट्रैकियरी एलिमेंट बोल देते हो, लेकिन ट्रैकिड को नहीं बोलते, ट्रैकिड और वेसल दोनों को मिला के ट्रैकियरी एलिमेंट बोलते हैं। जब ट्रैकियरी एलिमेंट आएगा तो इसका मतलब है इंक्लूडिंग ट्रैकिड्स एंड वेसल्स बोथ एज वेल एज, है ना, ये बात आएगी। सो हम बात कर रहे थे मोनोकॉट के पैरेन्काइमा की, तो मोनोकॉट में पैरेन्काइमा नहीं होता, जो रेड से मैंने सर्कल करके बना दिया आपको कि मोनोकॉट के स्टेम में आपको फ्लोएम में पैरेन्काइमा नहीं मिलेगा। इट मींस कि जब मोनोकॉट की बात होगी देन फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नॉट 4। फ्लोएम में 3 एलिमेंट्स होंगे, दैट इज सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फाइबर। पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट, ये आगे
आपको मिल जाएगा, है ना। हम यूजुअल स्टेटमेंट की बात करते हैं, उसी हिसाब से आएगा। ओके, दिशांक ने लिखा है सर आप जब लिख रहे हो तो कुछ लाइन ड्रॉ हो जा रहा है तो वर्ड समझ नहीं आ रहे। हाँ, वो कुछ ये जो पेन है, मतलब पेन टैप का जो पेन है, डिजिटल पेन, इसमें कुछ है कि वो एक बैकग्राउंड में लाइन अपने आप ले रहा है। खैर वो चीज भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे मोनोकॉट लिखते टाइम पे वो लाइन आ रही थी अभी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और क्या याद कर सकते हैं इसी टेबल के हिसाब से, क्योंकि हम जाइलम फ्लोएम को डिटेल में जब पढ़ेंगे तो वो चीज आएगी ही आएगी। बुक में एक ये भी दे रखा होगा कि जैसे ना ये लाइन देखो अपने आप आ रही है, ये क्यों आ रही है, उसका कुछ है इश्यू। ये जो सीव ट्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्किल मैं कर रहा हूं आपको, ब्लू कलर से सर्किल है ये, इसकी जगह पे जिम्नोस्पर्म में, इन जिम्नोस्पर्म, केवल यहां क्या आएगा, सीव सेल्स आएंगी। और एक और सेल होती है, उन्हें एल्ब्यूमिनस सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि एंजियोस्पर्म की जब बात होगी तब तो आएगा सीव ट्यूब, और जब सीव सेल पूछा जाएगा तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म हो गया। बस होना क्या है कि अगर ये सीव ट्यूब, जैसे ये पतला सा पेन है तो ये ट्यूब के जैसा है, कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो फ्लोएम का काम कंडक्शन है, तो ये कंडक्शन हो रहा है। तो अभी क्या है कि ये ट्यूब के जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज इट लुक्स लाइक ट्यूब। अगर मान लीजिए मैं इसको चपटा कर दूं, इसको कंप्रेस कर दूं, ऐसे कर दूं, तो फिर आपको ऐसे तो इसकी लेंथ दिखाई नहीं देगी, मतलब कुछ आई नहीं रही। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सिस चेंज करना पड़ेगा, मतलब वो ट्यूब के जैसी ना होकर एक नॉर्मल सेल जैसी माइक्रोस्कोप में देखते हैं वैसी दिखाई देगी। तो एंजियोस्पर्म में खास बात क्या है कि जो सीव है, जो भी ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट ट्यूबुलर शेप का है, लंबाई में ज्यादा है, तो नाम दे दिया गया सीव ट्यूब। जिम्नो में क्या है कि ये ट्यूब नहीं होगा, ये कंप्रेस करके एक सेल के जैसा दिखाई देगा, वो भी आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा, उसको ऐसे देखना पड़ेगा तो आपको सेल का स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो एक्सेस चेंज करने पड़ेंगे। फिलहाल हमें यह याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म में इसी जगह पे जहां पे सीव ट्यूब लिखा है, इसी के पैरेलल में क्या होगा, सीव सेल और एल्बुमिनस सेल आएंगी। अब यहां से अगर ये क्वेश्चन आता है कि सीव ट्यूब्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, तो ये क्वेश्चन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ऑप्शंस में कुछ ऐसा दे रखा है कि जहां पे ये स्टेटमेंट सही लगे कि सीव ट्यूब तो नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन में सीव सेल दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सीव सेल प्रेजेंट होगा। लेकिन ट्यूब और सेल के स्ट्रक्चर में, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर लिविंग सेल के हिसाब से होगा, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा केवल वो लेंथ के हिसाब से आएगा। मतलब एक आदमी लंबा है और एक आदमी बौना है, तो अल्टीमेटली तो आदमी ही है ना। क्या उसकी बायोलॉजी चेंज हो रही है, सिवाय हाइट को छोड़ दीजिए आप, और क्या चेंज हो रहा है, कुछ भी। आंख, नाक, कान, हाथ, पैर तो सब वैसे ही बनाओगे आप जैसे बनने चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के हिसाब से। या एक आदमी मोटा है और एक आदमी लंबा है, तो क्या चेंज हो रहा है, बेसिकली उसके डायमेंशंस ही तो चेंज हो रहे हैं। डायमेंशंस की वजह से जो स्ट्रक्चर का अपीयरेंस चेंज हुआ वो डिफरेंट है। अदरवाइज एल्स, इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप कुछ भी कंसिडर करोगे तो आपको सारे बॉडी पार्ट्स, सारे सेल के ऑर्गेनेल वही मिलेंगे जो सीव ट्यूब में है, वही सीव सेल्स में होते हैं। तो बुक में लिखा है कि इंस्टेड ऑफ सीव ट्यूब इन जिम्नोस्पर्म सीव सेल्स एंड एल्बुमिनस सेल्स आर प्रेजेंट। तो लेकिन दोनों कंपोनेंट का स्ट्रक्चर एक ही जैसा है ना। हम ये नहीं कह रहे कि अगर ये कह दिया जाए कि जिम्नो में सीव ट्यूब एब्सेंट है तो उसका मतलब ये होगा कि ठीक है ट्यूब नहीं है, सेल है। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, है ना, वो नहीं कह सकते आप। है यही, जिम्नो में भी 4 एलिमेंट आएंगे और एंजियो में भी 4 ही आएंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप यहां से बात करोगे जाइलम से, कि जाइलम में जब आप पढ़ोगे तो ये लिखा होगा कि वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, तो उसका मतलब ये नहीं कि वेसल की जगह कुछ और प्रेजेंट होगा। एक्चुअली जिम्नो में 3 ही चीजें होंगी, ट्रैकीड, फाइबर और पैरेन्काइमा। एंजियोस्पर्म में 4 हो जाएंगी, ट्रैकीड, वेसल, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। तो वहां फ्लोएम में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जाइलम में चेंज आ रहा है ना। जाइलम फ्लोएम के क्वेश्चंस करने के लिए आपको इन चीजों पे देखना होगा, इसीलिए ये टेबल बनाई थी कि आपको लाइक जाइलम और अनलाइक जाइलम, लाइक फ्लोएम, अनलाइक फ्लोएम, और 2 हमारे ग्रुप हैं, वन इज जिम्नोस्पर्म, वन इज एंजियोस्पर्म। तो ये सारे चेंजेस करने के लिए आपको ये जो भी सारा कुछ डायग्राम सा हो गया, बेकार सी टेबल, सारे कलर से मैंने फिलअप कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है, बोला है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है
कि जाइलम फ्लोएम में चेंजेस के हिसाब से क्या क्या आएगा। जहां तक स्ट्रक्चर की बात है, दे आर क्वाइट सिंपल। हम अगली क्लास में जाइलम फ्लोएम के मीन्स बेसिकली ट्रैकीड और वेसल, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देखेंगे। जाइलम फ्लोएम के टाइप्स आएंगे, उनका अरेंजमेंट आएगा जाइलम का, एंड आफ्टर दैट फिर टिश्यू सिस्टम हमारा स्टार्ट होगा, है ना। दिशांक, दीपांशु ने लिखा नहीं सर, पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट। अच्छा, उसके लिए पूछा था आपने, वो डिपेंड करता है, मोनोकॉट में उतनी जरूरत नहीं है, कभी ये बात आएगी तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। दिशांक ने लिखा है सर आप जब लिख रहे हैं तो ठीक है, ये भी बात हो गई। जिम्नोस्पर्म वाली बात दोबारा समझा दीजिए, गैमोडिक ने पूछा है, और बाकी सब ने थैंक यू भी लिख दिया, मीन्स क्लास इज ओवर। जहां तक गैमोडिक ने लिखा है सर जिम्नो वाली बात दोबारा समझा दीजिए। कल हम जब अगली क्लास लेंगे तो रेफरेंस हमें यहीं से स्टार्ट करना है जाइलम फ्लोएम का, तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, है ना। अभी क्योंकि सर भी वेट कर रहे हैं तो आपकी नेक्स्ट क्लास भी है, सो अभी हमें आज इतना ही रखते हैं। कल जब स्टार्ट करेंगे तो हम इस चीज को रेफरेंस में लेंगे कि जाइलम में जो जिम्नोस्पर्म वाला एंगल है वो क्या है ना। ठीक है, सो फिलहाल के लिए आज इतना ही। हैव ए नाइस डे ना, पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस करने से ही